डेवलपमेंटल जर्नलिज्म में, डायलॉग में हम हैं बोल्ड, ब्राइट और बैलेंस्ड। देशबंधु प्रेजेंट्स टीवी लाइव ऑनलाइन टीवी, जहां है खबरें लगातार। नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, इन दिनों मौसम गर्म होने लगा है। दिन चढ़ते चढ़ते पारा भी चढ़ जाता है और यही हाल देश की सियासत का भी है, जहां सुबह अगर सब कुछ सुहावना दिखाई देता है तो शाम होते होते सियासी तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। अब आज का ही हाल देखिए। सुबह तक राजस्थान कांग्रेस में सचिन पायलट के बगावती तेवर के चर्चे थे और ये आप देख रहे हैं विजुअल, ये कल के विजुअल्स हैं। तो शाम होते होते अशोक गहलोत के महंगाई राहत कैंप की बात सुर्खियों में आ गई, जहां वे पत्रकारों के सवाल का जवाब दे रहे थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ सचिन पायलट के अनशन पर भी इनडायरेक्ट रूप से अपनी बात रख रहे थे। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं, कैसे बदलते हुए मौसम के साथ साथ सियासी पारा चढ़ता है उतरता है। सुनिए जरा अशोक गहलोत को। आपको मालूम है, राजस्थान देश भर के अंदर जितने एंटी करप्शन डिपार्टमेंट ने यहाँ छापे डाले हैं, यहाँ 4-5 IAS, IPS सहित कितने लोगों को पकड़ा है। हिंदुस्तान में कहीं हुआ ऐसा? कहीं अगर आप ज्यादा छापे डालते हो तो जो नेगेटिव सोच वाले लोग हैं वो कहेंगे यहाँ बहुत करप्शन इसलिए छापे पड़ रहे हैं। इसका मतलब छापा डालो ही मत, आप तो करना ही नहीं यहाँ पर। इसका मतलब अशोक गहलोत बात छापे, भ्रष्टाचार, इस सब की बात कर रहे हैं। और क्योंकि अनशन पर कल बैठे थे इनके ही साथी, इनके ही सहयोगी सचिन पायलट साहब। इधर दिल्ली में पीएम नरेंद्र मोदी ने आज जिस तरह अशोक गहलोत को मेरे मित्र कहा है, उसकी चर्चा भी होने लगी कि आखिर मोदी जी के दिमाग में चल क्या रहा है। इस बीच सियासी मंच पर एक सवाल यह भी चल रहा है कि राजस्थान के संकट से कांग्रेस आखिर कैसे निपटेगी। कि इस बीच कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ साथ बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बैठक की। और ये बैठक, जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये बैठक अगले चुनावों से पहले विपक्षी एकता की तरफ ऐतिहासिक कदम बताया जा रहा है। बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को और बीजेपी को सीधा संदेश दिया गया कि इस बार मुकाबला तगड़ा होने वाला है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ समान विचारधारा वाले दल एकजुट होने के लिए तैयार हो रहे हैं। वैसे तो हर बार ही चुनाव के पहले विपक्षी मोर्चे की कोशिश होती है, लेकिन उन कोशिशों की आड़ में क्षेत्रीय दलों की महत्वाकांक्षाएं हावी हो जाया करती थीं। मगर इस बार हालात अलग दिख रहे हैं। टुकड़ों में बटे विपक्ष को शायद ये समझ आ रहा है कि अलग अलग रहे तो सबका अस्तित्व दांव पर लग जाएगा, लेकिन एक साथ हुए तो बीजेपी को हराना मुश्किल नहीं होगा। पिछले महीने जिस तरह राहुल गांधी की संसद सदस्यता आनन फानन में रद्द कर दी गई थी और अडानी मुद्दे पर सरकार जवाब देने को तैयार नहीं हुई, उससे विपक्षी दलों को समझ आ गया कि अब एक साथ नहीं हुए तो एक एक करके सब इसी तरह बाहर कर दिए जाएंगे। संसद सत्र के दौरान आपने देखा कि विपक्ष बार बार एकजुट नजर आया। उसके बाद कल सोनिया गांधी ने अपने एक आलेख में विपक्ष की एकता को जरूरी बताया और कल ही नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचे और बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की। तभी यह सुगबुगाहट होने लगी थी कि विपक्ष की एकता के लिए नीतीश कुमार की तरफ से यह पहल होगी और इसीलिए वो दिल्ली आए हैं। आप याद कीजिए कि पिछले दिनों शरद पवार ने अडानी मुद्दे पर जेपीसी जांच की मांग से जब इनकार किया था तो विपक्ष में दरार की खबरें खूब आई थीं। हालांकि अब शरद पवार ने यह कह करके यू टर्न ले लिया है कि विपक्ष की एकता की खातिर वो इसका विरोध नहीं करेंगे। यानी विपक्ष को एक साथ करने के लिए अब शरद पवार ने भी यू टर्न ले लिया है। कुल मिलाकर सभी दल विपक्षी एकता की जरूरत को समझ रहे हैं, इसलिए अब नए मोर्चे की तैयारी में लग गए हैं और नए मोर्चे की तैयारी ने जोर पकड़ लिया है। आज की बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हमने एक ऐतिहासिक मीटिंग की है, हमने बहुत सी बातों पर चर्चा की। आइए जरा सुन लेते हैं खड़गे साहब क्या कुछ कह रहे हैं।
यहाँ पर राहुल जी और हमारे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश जी, तेजस्वी जी और सारे पार्टी के नेतागण और दोस्तों, हम यहाँ पर एक ऐसी ऐतिहासिक मीटिंग की और बहुत सी चीजें हम चर्चे में लाए और एक हम सभी ने मिलकर तय किया कि सभी पार्टियों को एकजुट करना और एक होकर आगे जो चुनाव आएंगे उस चुनाव में एकजुट दिखाकर लड़ना। तो ये हमारा निर्णय हुआ है और हम सभी मिलके उसी रास्ते पे काम करेंगे। और नीतीश जी, राहुल साहब, तेजस्वी जी और लल्लन सिंह जी, सभी हमारे जो नेतागण यहाँ बैठे हैं, उसी लाइन पे हम काम करेंगे और हम पूरा इसमें यश साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के प्रेसिडेंट हैं, और वहीं नीतीश कुमार जो इस वक्त मुख्यमंत्री हैं बिहार के, उन्होंने कहा है कि हम अधिक से अधिक राजनीतिक दलों तक पहुंचेंगे और एक साथ उन्हें लाने की कोशिश करेंगे। सुनिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं। अभी काफी देर बहुत ही हम लोगों ने चर्चा कर ली और जो आपको बताया अभी, तो इन्होंने जानकारी दे ही दी है कि अधिक से अधिक पार्टियों को पूरे देश में एकजुट करने का प्रयास करना, और उसके लिए हम लोग अपना कोशिश करेंगे। सब लोग एग्री करेंगे, वो सब लोग बैठेंगे और एक साथ हम लोग आगे का काम करेंगे, मिलकर के चलेंगे। ये बात तय हो गई है और इन सब चीजों को लेकर के ये भी कई लोगों से बातचीत हुई है, हम लोगों की बात हुई। हम लोग फिर एक बार आज जो बात हो गई है, अंतिम तौर पर बात हो गई है, अब उसी के आधार पर फिर हम लोग कर लेंगे और जितने लोग एग्री करेंगे उस सब लोगों को फिर हम लोग बैठ करके आपस में आगे का निर्णय तय करेंगे। तो ये अरे आप तो मत समझिए, आप जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन जानिएगा बहुत ज्यादा लोग इकट्ठा हो। तो सुन रहे थे आप, हम जिस दिन बैठेंगे ना एक साथ, उस दिन बहुत ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठा होंगे, कह रहे हैं नीतीश कुमार। और इधर राहुल गांधी विपक्षी दलों के को एक साथ लाने और उनके एक साथ होने के को इस एक प्रक्रिया के रूप में मान रहे हैं और इसे महज चुनावी हार या जीत ही नहीं बल्कि विचारधारा की लड़ाई मान रहे हैं। राहुल गांधी भी इस मौके पर उन्होंने भी अपनी बात रखी, जरा सुन लेते हैं क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो आप सुन रहे थे राहुल गांधी को देश के लिए और जो भी बन पड़ेगा और खासकर जो विचारधारा की लड़ाई है, एकजुट होने की बात, ये तमाम बातें यहाँ रख रहे हैं राहुल गांधी और लगातार राहुल गांधी ये बात कहते भी आए हैं। तो इसके बाद बिहार के डिप्टी सीएम भी चूंकि यहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी अपनी बात हालांकि मीडिया के सामने नहीं रखी लेकिन ट्वीट के जरिए देखिए सामने रखा हुआ है और ट्वीट के जरिए कुछ फोटोग्राफ्स के साथ उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने लिखा सार्थक एवं सकारात्मक। ये बहुत बड़ी बात अपने आप में दो शब्दों में यहाँ
कह दी तेजस्वी यादव ने। डिप्टी सीएम हैं नीतीश कुमार के बाद और बिहार में आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा लालू यादव के बाद में। तो तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, ये चारों ने मिल करके जो आज मीटिंग की है और इस मीटिंग से, इस बैठक से ये साफ हो गया है कि इस बार विपक्षी एकता के लिए बढ़े कदम अब मंजिल तक पहुंचकर ही दम लेंगे। आइए दोस्तों, चर्चा की शुरुआत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या 2024 में विपक्ष देगा मोदी को मात। विपक्षी एकता की बात तो खूब हो रही है। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत कुछ आपके सामने हम रख चुके हैं और अब सुनने की बारी है। सुनते हैं हमारे साथ मौजूद कुछ वरिष्ठ पत्रकारों का, साथियों का पैनल है, उन लोगों से कि क्या कुछ चल रहा है देश दुनिया में। हमारे साथ इस वक्त 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। मीनू जैन जी हमारे साथ जुड़ी हुए हैं। मीनू जी, आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं। स्वामी जी, आपका स्वागत करता हूं। और इधर स्टूडियो में हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी। शकील भाई, आपका स्वागत है। और अमलिंदु उपाध्याय जी, आपका भी स्वागत है। थोड़ी देर बाद एक साथी और जुड़ेंगे, उनसे भी आपका परिचय करवाऊंगा। और सीधा आना चाहता हूं मीनू जी आपके पास। किस रूप में देखा जाए, नीतीश कुमार की बात आपने सुन ली, आपने बात सुन ली मल्लिकार्जुन खड़गे की, आपने बात सुन ली राहुल गांधी की भी, और ट्वीट भी देख लिया आपने। राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया इसके बाद में, लेकिन महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने रखी, यही बात हम आप तक पहुंचाना भी चाहते थे। और उधर राजस्थान में जो कुछ हो रहा है और उसके साथ साथ उस राजस्थान में अगर क्राइसिस कहें तो उस क्राइसिस में भी, यानी आपदा में अवसर की तलाश आज कर रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन उस अवसर पर पानी फेर दिया वहां के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने। उन्होंने एक बड़ी सी चिट्ठी लिखी और पूरे इस चिट्ठी में अभी तक जितने रेल मंत्री हुए सबका नाम लेते हुए कि आप जो कह रहे हैं ये 2014 से पहले की तस्वीर है, 2014 के बाद की तस्वीर क्या है वो अभी सबके सामने है। खैर, लेकिन बात यहाँ हम इस विपक्षी एकता की कर रहे हैं और यहीं से सवाल कि किस रूप में देखा जाए। मीनू जी। जी राजीव जी, ये जो आज नीतीश कुमार आरजेडी के नेताओं, अपने नेताओं के साथ, वरिष्ठ नेताओं के साथ जो आज मुलाकात हुई है, ये एक बहुत सकारात्मक कदम है और एक उम्मीद बनाता है, जो कि पिछले दिनों, जो पिछले एक हफ्ते से बड़ा मायूसी का माहौल जो बन गया था, शरद पवार जी के एक उन्होंने वक्तव्य दिया था जेपीसी को लेकर, तो उसके बाद से जो आज ये हुआ है उससे एक उम्मीद बंधी है कि अभी शुरुआत है, बहुत जल्दी है। अभी इसमें बहुत, जब तक 2024 के आम चुनाव आएंगे तब तक बहुत हिकअप्स आएंगी, हिचकियां आएंगी, बीच बीच में बहुत हिचकियां आएंगी। तो ये जैसे शरद पवार की हिचकियां आई, इसी तरीके से हिचकियां आएंगी, फिर रुक जाएंगी, फिर हिचकियां आएंगी। लेकिन इसमें कर्नाटक का जो चुनाव है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। इसमें कांग्रेस की परफॉर्मेंस क्या रहती है, जो अभी बात हो रही है कि सभी लाइक माइंडेड पार्टी, एक विचारधारा वाली जो पार्टियां हैं वो साथ आएंगी। वो साथ जब ही साथ आएंगी कांग्रेस के साथ, कम से कम, कि जब कांग्रेस एक कर्नाटक में अपनी जीत दर्ज करा देती है, उसके बाद से एक रास्ता, अगर कर्नाटक की जीत के बाद से जो कांग्रेस एक लीडरशिप पोजीशन में आएगी, जिसकी की उम्मीद की जा रही है, और पूरे भारतवर्ष से ये आवाज उठ रही है कि कांग्रेस नेतृत्व करे विपक्षी एकता का, तो देखिए कांग्रेस जिस वक्त सक्षम होगी और किसी जो चुनाव जीत के आई होगी, तो कांग्रेस का भी मनोबल बढ़ा हुआ होगा और जो अन्य विपक्षी दल हैं उनको भी कांग्रेस में एक भरोसा जागेगा कि भाई हाँ, ये सही रास्ते पर अब चल पड़ी है पार्टी और मजबूती के रास्ते पर चल पड़ी है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इसका कदम है। देखिए आगे अब कौन कौन आता है, ये मैं अभी अगेन फिर यही कहूंगी कि कर्नाटक के बाद ही इसका मालूम पड़ेगा। अब ये जो रही बात, ये आपने अशोक गहलोत जी की बताई। अब मोदी जी का क्या है, वो सोचते हैं कि सब कोई गुलाम नबी आजाद होते हैं, उनकी तारीफ करेंगे, 2-4 आंसू बहाएंगे और गुलाम नबी आजाद पूरे लाभ लश्कर के साथ गालियां देते हुए कांग्रेस को और राहुल गांधी को और भाजपा की तरफ आकर्षित होके आ जाएंगे। न केवल आएंगे, किताब भी लिख डालेंगे कांग्रेस को और उनके नेताओं को कोसते हुए। तो सभी का जरूरी नहीं है, मतलब किस किस को पटाएंगे मोदी जी। सचिन पायलट को भी पटा रहे हैं मोदी जी अशोक गहलोत को भी पटाने की कोशिश में हैं। उनके पास अपने नेताओं का जमघट है राजस्थान में जबरदस्त, तो कहां एकोमोडेट करेंगे। ये बात अलग है कि भाई आपकी तानाशाही है
तो उसमें आप कुछ भी कर लेंगे, लेकिन सचिन पायलट और अशोक गहलोत दोनों को अगर आप ले जाते हैं तो यहाँ की लड़ाई अपने घर में ले जाओगे आप उठा के। भाई जो उनकी आपस में जो उनकी वाइब्स नहीं मिलती हैं, उनका आपस में समन्वय नहीं बैठता है अशोक गहलोत और सचिन पायलट का, तो मोदी जी किस वजह से उनके पीछे उनको पटाने में लगे हुए हैं कि भाई आओ हमारे यहाँ आ जाओ, तुम दोनों की जगह है। तो ये एक उनका क्या है कि वो एक अपना पासा फेंकते रहते हैं लूडो में कि 6 आ जाए किसी तरह से नंबर, वो आएगा या नहीं आएगा ये तो अभी समय बताएगा। लेकिन ये है कि इसमें मेरी एक सलाह है सचिन पायलट को, देखिए नेता है वो, बहुत काफी समय से सक्रिय राजनीति कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुल नेता भी रहे हैं, उसमें कांग्रेस ने भी पूरा कोई उनको प्रोत्साहन देने में कमी नहीं छोड़ी है। लेकिन इस वक्त जो कांग्रेस के पास देखिए देने के लिए कुछ नहीं है इस वक्त, ये सभी मानेंगे मेरी बात। तो अगर आप कांग्रेस के निष्ठावान सिपाही हैं तो आपका ये फर्ज बनता है कि मुश्किल समय में कुछ मिले या ना मिले, आप क्या दे सकते हैं पार्टी को, आप इस भावना के साथ कांग्रेस के साथ खड़े रहें और समय बदलेगा। अभी जो विपक्षी एकता की बात आज हुई है तो उसमें आगे डेफिनेटली ये मजबूत होने वाली है, तो ये चीज आपको सोचनी पड़ेगी। उसमें केवल एक सचिन पायलट ही नहीं, क्योंकि वो अभी उनका जिक्र इसलिए आ गया क्योंकि वो लेटेस्ट चर्चा में है, लेकिन मैं अन्य नेताओं के लिए भी यही बात कहना चाहती हूं कि आप भागेंगे यहां से छोड़ के, तो इसका मतलब आप एक तो लेबल लगा के ले जा रहे हैं अपने साथ में कि आप कुर्सी के लिए भाग रहे हैं, आपका विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इस वक्त जिस मुहाने पर खड़ा है वहां विचारधारा की बहुत जबरदस्त संघर्ष शुरू होने वाला है, जो हो चुका है। राहुल गांधी ने इसका रणभेरी बजा दी है विचारधारा को के मुद्दे पे चुनाव लड़ने की। अब उसमें ये जो राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त होने के बाद जितने भी विपक्षी दल है सबको समझ में आ गया है, सबके कान खड़े हो गए हैं कि वास्तव में विचारधारा के ऊपर ही लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप केवल क्षेत्रवाद या जातिवाद के ऊपर केवल लड़ाई नहीं लड़ सकते, वो भी एक सपोर्टिंग फैक्टर होंगे, लेकिन आपको विचारधारा की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देश का लोकतंत्र खतरे में है, देश की संस्थाएं खतरे में है, देश का संविधान खतरे में है। जी राजीव जी, बिल्कुल। राहुल गांधी ने आखिर कहा क्या था? अभी थोड़ी देर पहले हम सुनाए थे, एक बार फिर से सुनाना चाहता हूं, क्योंकि राहुल गांधी की जो बात यहां भी 2-2 मिनट, मतलब मुश्किल से 5-7 मिनट की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, लेकिन उसमें राहुल गांधी की बात यहां महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों नीतीश कुमार भी राहुल गांधी को भाव दे रहे थे और मल्लिकार्जुन खड़गे और साथ में डिप्टी सीएम बिहार के तेजस्वी यादव, वो भी राहुल गांधी की तरफ ही देख रहे थे। कारण क्या है? राहुल गांधी ने कहा क्या? जरा एक बार फिर से गौर से सुनिए। खड़गे जी ने कहा, नीतीश जी ने कहा कि ऑपोजिशन को एक करने में एक बहुत ऐतिहासिक कदम लिया गया है। आपने सवाल पूछा कितने ऑपोजिशन पार्टीज को इकट्ठा करना है। देखिए, ये एक प्रोसेस है और ऑपोजिशन का जो देश के लिए विजन है उसको हम डेवलप करेंगे और जितनी भी पार्टियां हमारे साथ चलेंगी उनको हम सबको एक साथ लेकर जो देश में आइडियोलॉजिकल लड़ाई चल रही है, विचारधारा की लड़ाई चल रही है, उसको लड़ेंगे। जो इंस्टीट्यूशंस पर आक्रमण हो रहा है, जो देश पर आक्रमण हो रहा है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ मिलकर खड़े होंगे और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। तो आप सुन रहे थे, यहां बात मोदी को या बीजेपी को हराने की नहीं, बात आइडियोलॉजिकल लड़ाई की है, विचारधारा की लड़ाई। और विचारधारा की लड़ाई में और यही बात राहुल गांधी लगातार कहते भी आ रहे हैं। जरा पहली प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, क्या कुछ कहेंगे आप? सुबह से लेकर के जो तापमान बढ़ रहा है, घट रहा है, उधर राजस्थान का तापमान कल से चढ़ा हुआ था, आज अचानक गिर गया, प्रधानमंत्री उठाने की कोशिश किए लेकिन उस पर पानी फेर दिया गहलोत साहब ने। और इधर दूसरा आप देखिए कि नीतीश कुमार आते हैं, कल दो बातें एक साथ होती हैं। सोनिया गांधी की का आलेख आ जाता है हिंदू में और उसके बाद नीतीश कुमार इधर दिल्ली आते हैं और जो कुछ होता है आप सबके सामने है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए राजीव जी, 2-3 घटनाएं और घटी हैं, उसे भी देखें।
आज राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। जो तेजस्वी थे वो पीछे खड़े थे, नीतीश के पीछे, उसको हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। मतलब मैसेज ये था, जो कहा जा रहा है कि पिछड़ों का अपमान राहुल गांधी ने अपने स्टेटमेंट में किया, ये वो तेजस्वी यादव है जिसकी गर्भवती पत्नी को ईडी ने 8 घंटे अपने दफ्तर में बिठाया। तेजस्वी यादव पे आप जांच कीजिए। तेजस्वी यादव की पत्नी जिसकी 1.5 साल पहले शादी हुई है, उसको 10 साल 15 साल के पहले घटनाओं की क्या जानकारी होगी। उस गर्भवती महिला को अपने दफ्तर में बिठा के न केवल पिछड़ों का अपमान हुआ है, बल्कि जो भारतीय संस्कृति और परंपरा है उसका भी अपमान हुआ है। गर्भवती स्त्री हमारे यहां मानी जाती है देवी का रूप। जो आप कह रहे थे स्वामी जी, वही विजुअल है कि कैसे हाथ पकड़ के इनको आगे ला रहे हैं राहुल गांधी तेजस्वी को, और बीच में जो आप बात कह रहे थे बस वो दिखाना चाहता था। वो सामने है, हमारे जो साथी देख रहे हैं कि कैसे तेजस्वी पीछे हैं, उनको आगे लाया जा रहा है। खैर, आप अपनी बात आगे बढ़ाइए प्लीज। देखिए राजीव जी, ये होता है पिछड़ों का मान सम्मान बढ़ाना। उसकी बहन को, जिसने अपने पिता को मृत्यु से वापस लेके आई, जिस प्रकार से अपनी किडनी उसको दी और जिस प्रकार से उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे अपमानित किया गया उस बिटिया को, वो भी पिछड़ों की बिटिया है। और ये भी पिछड़ों की बेटी है जिसको गर्भवती महिला, जिसको देवी का रूप माना जाता है, उसको 9 घंटे ईडी ने बिठाया। राहुल गांधी ने मैसेजिंग की, पिछड़ों का मान सम्मान इस प्रकार से बढ़ता है। और देखिए, जिस प्रकार से राजस्थान में इन्होंने पासा फेंका था, वसुंधरा राजे को किनारे लगाने के लिए सचिन पायलट का उपयोग करने की सोची थी। घायल तो कर दिया इन्होंने वसुंधरा राजे को। वसुंधरा राजे जो वहां की राजस्थान की एक बड़ी नेता हैं, जिनके पीछे अवाम राजस्थान का खड़ा है और मोदी जी की टक्कर की नेता हैं, उनको इन्होंने एक प्रकार से घायल कर दिया है। और सचिन पायलट लौट के अपने घर वापस आ गए हैं। तो इसको कहते हैं बूमरैंग। आपने पासा फेंका था घायल करने के लिए वसुंधरा को, वसुंधरा तो घायल करके और उस बूमरैंग ने आपको खुद घायल कर दिया। ये राजस्थान की स्थिति है। राजस्थान में कांग्रेस में ये जो इन्होंने करने का प्रयास किया था, बीजेपी इतनी बुरी तरह से टूटी हुई है, अगला इलेक्शन लड़ना मुश्किल हो जाएगा। कर्नाटका की स्थिति देखिए, जगदीश शेट्टार जो कि वहां के मुख्यमंत्री रहे हैं और बहुत बड़े नेता हैं वहां के, ईश्वरप्पा ने तो चलिए कह दिया, उनसे लिखवा लिया कि साहब हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते, मैं इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता। लेकिन जगदीश शेट्टार ने कहा मैं इलेक्शन लड़ूंगा और इनके खिलाफ लड़ूंगा। देखिए, वास्तविकता में जिस प्रकार से ये करते क्या हैं, इनके अंदर जब आंतरिक फूट होती है, जब इनकी पार्टी में संकट में होती है, तो ये अपने मीडिया तंत्र के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं कि कांग्रेस टूट रही है। और नीतीश कुमार आज की तारीख में, जैसे पहले भी आपके इस पे डिस्कशन में हमने कहा है, कुर्मी नेता उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं। और पूरा ईस्टर्न यूपी का जो बेल्ट है वो यादव बेल्ट जितनी है उससे बड़ी कुर्मी बेल्ट है, जो पूरी बाराबंकी, इलाहाबाद और बांदा और पूरा करवी, ये पूरा इलाका जाता है। तो यादव बेल्ट दूसरी तरफ है और कुर्मी बेल्ट दूसरी तरफ है। इतना बड़ा ये जो पिछड़ों का सम्मेलन एक प्रकार का हुआ है और दलित के नेता के सानिध्य में हुआ है, और लल्लन सिंह भूमिहार वहां बैठे हैं। एक प्रकार की अम्ब्रेला कॉम्बिनेशन देश के सामने उन्होंने प्रस्तुत की है। जो बात कही जा रही थी कि पिछड़ों का अपमान हुआ है, आज पहली बार मुझे लगा कि पिछड़ों का मान सम्मान कैसे बढ़ाया जाता है, जो राहुल गांधी ने भी बढ़ाया है, मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बढ़ाया है, और तेजस्वी यादव, इससे बिल्कुल स्पष्ट हो रहा है। देखिए, आज की तारीख में राजीव जी एक बात स्पष्ट हो गई है, मैं किसी का नाम नहीं लेता, इंगित नहीं करता, जो अडानी के पक्ष में बोलने का प्रयास करेंगे उससे ये मांग और प्रबल होगी। ये पता चला जाए 20,000 करोड़ किसके हैं, हो सकता है 500 1,000 करोड़ उनके भी हों जो अरे पक्ष में बोलने का प्रयास कर रहे हैं। वास्तविकता यह है, अगर मुझसे कोई कहे अडानी में जेपीसी करा लो, मैं कहूंगा इंटरपोल करा लो, आप वर्ल्ड की बेस्ट एजेंसी। अरे मेरा जब अडानी से 1 रुपए का लेना देना नहीं है तो मुझे कोई भी जांच हो, मुझे क्या परेशानी है। अरे जांच से परेशान तो उसकी है जिसका पैसा लगा हुआ है अडानी में। तो 20,000 करोड़ कोई भी आदमी जिसे अडानी से कोई लेना देना नहीं, कहेगा ठीक है जांच करो, बताओ 20,000 करोड़ किसका है, पीएम केयर फंड में पैसा किसका है, चुनावी बॉन्ड में पैसा किसने दिया है, ये 20,000 करोड़ गया कैसे है, या मनी लॉन्ड्रिंग के बेसिस पे गया है, ये हवाला ट्रांजेक्शन से गया है। अरे जब मेरा 1 रुपए नहीं गया तो मुझे परेशानी, मेरा तो 101 रुपए में पीएम केयर फंड में दिया था
और मैं ये आपके माध्यम से प्रधानमंत्री महोदय से कहता हूं, उस 101 रुपए का हिसाब दे दें कि पीएम केयर फंड में उसका क्या उपयोग हुआ, वरना मेरा 101 रुपए फंड में आपने पैसा दिया, ये आज जानकारी प्राप्त हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। और आने वाले समय में जब जांच बैठेगी और अगर रुपए वापस किए जाएं तो जरूर आप ब्याज सहित पैसा अपना मांगिएगा। लेकिन आना चाहता हूं, इधर स्टूडियो में हमारे साथ शकील अख्तर जी हैं और बहुत कुछ कांग्रेस में चल रहा है और कांग्रेस के बाहर भी। और सबसे बड़ी बात शकील जी कि विपक्षी एकता की बात हो रही थी। अभी देखिए 4 दिन पहले एनडीटीवी को इंटरव्यू देते हैं शरद पवार साहब, अदानी को क्लीन चिट देने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि जेपीसी की ज़रूरत ही क्या है। थोड़े दिन बाद जब देखते हैं कि नहीं, यहाँ तो मामला जो है वो बूमरैंग, जो शब्द अभी इस्तेमाल कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, वही बूमरैंग वहाँ दिखाई देता है और कहा जाता है कि अरे इन्होंने इंटरव्यू दिया कहाँ, अदानी साहब के टेलीविज़न चैनल में, अदानी साहब को वहाँ क्लीन चिट देने के लिए। फाइनली होता यह है कि वो यू टर्न कर ले लेते हैं, जिसकी चर्चा मीनू जी भी कर रही थी। लेकिन अब उसके बाद विपक्ष जो है, विपक्षी एकता रहेगी नहीं रहेगी, ये होगा वो होगा, बहुत सारी बातों के बीच नीतीश कुमार का दिल्ली पदार्पण, इसको किस रूप में देखा जाए। दिल्ली आना और सीधे पहली बात सबसे पहले लालू यादव से मिलते हैं और आज ही सोनिया गांधी से मिलने का भी अभी प्लान है थोड़ी देर बाद। और उससे पहले केजरीवाल से भी, बिहार के सीएम और डिप्टी सीएम दोनों मिल रहे हैं, केजरीवाल से भी मिल रहे हैं। मतलब एक बहुत फोर्सफुली और होपफुली कहें तो नीतीश कुमार बिहार से आए हुए हैं कि नहीं, इस बार अच्छी एक यूनिटी बना के ही यहाँ से वापस जाना है। और जिसके बारे में शायद वो कह भी रहे थे, शायद नहीं बिल्कुल उन्होंने कहा था मंच से, CPI-ML के मंच से, कि हम तो इंतज़ार कर रहे हैं, आप याद कीजिए, इंतज़ार कर रहे हैं कि कांग्रेस क्या कुछ सोच रही है। कांग्रेस ने शायद सब कुछ बता दिया है कि क्या कुछ सोच रहे हैं, अंदर खाने बात तो हुई होगी। क्या कुछ आपके पास है, क्या जानकारी है, क्या कुछ चल रहा है, जरा विस्तार से समझाइए। हमारे साथी जो देख रहे हैं इस कार्यक्रम को वो भी जानना चाहते हैं। देखिए, आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी और आपने जो बताया राजीव जी, तो उसमें खड़गे जी ने ऐतिहासिक शब्द का प्रयोग किया और उसके बाद राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया उसमें भी उन्होंने इस आज की बैठक को ऐतिहासिक कहा और ये वाकई में एक मील का पत्थर है। अभी आपने जो बताया कि ये शुरुआत की थी नीतीश कुमार ने CPI-ML के एक सम्मेलन से, जिसमें वो गए हुए थे, और उसके बाद आज नीतीश कुमार का यहाँ आना और साथ में तेजस्वी को लाना बहुत महत्वपूर्ण है। इस मीटिंग के ज़रिए आज कांग्रेस ने, नीतीश ने और तेजस्वी ने ये बता दिया कि 2024 के लिए एक बहुत अच्छा विपक्षी गठबंधन बनने की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। अब आप ये देखिए कि नीतीश कुमार जो हैं वो आज से नहीं, बहुत पहले से राहुल की पसंदीदा नेताओं की श्रेणी में शामिल हैं। नीतीश कुमार बीजेपी के साथ भी चले गए थे, उनके साथ सरकार भी बनाई, कांग्रेस के खिलाफ लड़ते भी रहे। लेकिन 2009 में जब विपक्ष के साथ थे नीतीश कुमार, कांग्रेस की सरकार थी यूपीए की, उस वक्त 2009 के लोकसभा चुनाव से पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी राहुल गांधी ने और उसमें उन्होंने नीतीश की तारीफ करी थी। सारी प्रेस जो है वो हैरान हो गई थी कि ये नीतीश की तारीफ क्यों कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने एक बार बातचीत के दौरान बताया था कि नीतीश जी वो नेता हैं कि जिनमें सबको एक साथ चलने की संभावना है, जो सबको साथ लेके चल सकते हैं, और ये एक बहुत बड़ी योग्यता होती है जो मुझे नीतीश में दिखती है। और आज वही बात साबित हुई कि नीतीश कुमार इधर भी गए उधर भी आए, मगर उनकी एक जो छवि है वो ऐसी है कि उनको सब पसंद करते हैं और सब उनसे जुड़ के कोई ख़तरा महसूस नहीं करते। आज देखिए, आज ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है, किसी ने बोला नहीं, मगर करीब करीब ये उस तरह की बात थी कि नीतीश विपक्षी एकता के संयोजक होंगे और उसी तरह की उसी भूमिका में उन्होंने ये आज बोल भी दिया कि हाँ और भी दल आएंगे और हम सब बैठ के जब बात करेंगे तो आपको बताएंगे। आज की जो ये बैठक थी इसकी तैयारी खड़गे जी बहुत पहले से कर रहे थे और उन्होंने अलग अलग नेताओं से फ़ोन पे बात की थी और आज उन्होंने इस बात को
ज़मीन पे उतार दिया और इससे जो है वो सारी बातें अब बंद हो जाएंगी कि तीसरा मोर्चा बनेगा और विपक्ष एक हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। अब विपक्षी एकता की शुरुआत हो गई है, वो धीरे धीरे होगी क्योंकि कर्नाटक चुनाव बिल्कुल सामने है। कांग्रेस को उसमें पूरा अपना ध्यान लगाना है। वो 1-1 की फाइट है जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने की लड़ाई लड़ रहे हैं और इसमें कांग्रेस अगर जीत गई, जैसा कि टीवी चैनल जो हैं जिन्हें कहते हैं कि साहब वो थोड़ा सा बीजेपी की तरफ झुक के ही अपने सारे सर्वे वगैरह करते हैं, वो भी ये दिखा रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो बहुमत से ज़्यादा सीटें लेके आ रही है। तो अगर कांग्रेस जीत गई तो इसके बाद आने वाले जो 3 विधानसभा के चुनाव हैं जहाँ 1-1 फाइट होगी बीजेपी और कांग्रेस की, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो वहाँ पे भी इस कर्नाटक की जीत का फायदा कांग्रेस को मिलेगा। राजस्थान की जो स्थिति है वो कांग्रेस कैसे निपटेगी ये देखना ज़रूर दिलचस्प होगा क्योंकि राजस्थान में स्थिति वाकई फंसी हुई है। और जैसा कि आपने कहा मोदी जी ने वहाँ पे बड़ा स्मार्ट गेम खेला है क्योंकि मोदी जी का जो गेम है वो बड़ा स्पष्ट है। उन्हें न तो अशोक गहलोत से प्रॉब्लम है न सचिन पायलट से प्रॉब्लम है, उन्हें जो प्रॉब्लम है वो अपनी ही पार्टी की नेता वसुंधरा राजे से है। ये एक बहुत ही मज़ेदार चीज़ है कि पूरे हिंदुस्तान में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको लेके मोदी जी को प्रॉब्लम हो, लेकिन राजस्थान में जो वसुंधरा राजे है वो हमेशा एक धमक के साथ बात करती हैं और जिस तरह सब लोग झुक गए हैं वो झुकने को तैयार नहीं हुई हैं और ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आज की तारीख में वसुंधरा राजे अलग अलग लोगों से मीटिंग भी कर रही हैं, वो बात कर रही हैं, वो सभी संभावना विचार कर रही हैं। तो इसलिए मोदी जी चाहते हैं कि अगर उनके पास दोनों में से कोई एक आ जाए तो फिर वो उसको नेता बना के और विधानसभा की चुनाव वहाँ पे लड़ सकते हैं। लेकिन वो क्या होगा क्या नहीं होगा ये कहना बहुत मुश्किल है राजस्थान में, क्योंकि राजस्थान की स्थिति वाकई बहुत ज़्यादा उलझी हुई है। और अगर मोदी जी ने वसुंधरा को नेता नहीं बनाया या उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात नहीं कही तो बीजेपी के लिए वहाँ पे बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। नंबर 2, ये जो विपक्षी एकता की बात हो रही है, इस बात को आज जो है एक वास्तविकता मिल गई है और राहुल गांधी का ये कहना इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि लड़ाई जो है वो विचारधारा की है। आप देखिए कि आज निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, देश की इकॉनमी हिली हुई है, हमारी सारी ग्रोथ कम बताई जा रही है, हमारे जीडीपी का सारा वो नीचे लाया जा रहा है। तो अमेरिका में जाके उन्हें ये बात करना थी, इसके लिए ही वो गई थी कि वहाँ ये बताया कि नहीं हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी है। लेकिन वहाँ उन्हें क्या बोलना पड़ रहा है? वहाँ उन्हें बोलना पड़ रहा है कि नहीं हिंदुस्तान में मुसलमानों की हालत अच्छी है। क्यों बोलना पड़ रहा है? क्योंकि विदेशों में आजकल हमारी छवि जो है वो ऐसी बन गई है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है जी। और ये बिल्कुल किसी भी तरह से देश के लिए अच्छी बात नहीं है। अभी हमारे जो उपराष्ट्रपति जी हैं उन्होंने बोला, बीजेपी के तो सारे नेता बोलते ही रहते हैं कि भाई विदेशों में जाके कोई बात ना करें। बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये निर्मला सीतारमण को विदेशों में जाके हिंदुस्तान की बात क्यों करना पड़ी? वो इसलिए करना पड़ी कि ये बात वो हिंदुस्तान में नहीं कह सकती। अगर बीजेपी के नेता हिंदुस्तान में ये कह दें कि यहाँ पे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब मिलजुल के रहेंगे और सबको मिलजुल के रहना चाहिए, बात खत्म हो जाए। बिल्कुल। लेकिन फिर इनकी राजनीति का क्या होगा? अभी छत्तीसगढ़ में सब लोगों ने देखा कि वहाँ पे शपथ दिलाई गई बीजेपी के नेताओं के सामने, व्यापारियों को, कि आप जो है ईसाइयों के साथ, मुसलमानों के साथ कोई व्यापार नहीं करेंगे, उनसे कोई चीज़ खरीदेंगे नहीं। एक बच्ची का तो बड़ा दर्दनाक सबने देखा और सुना ही होगा कि 6 साल की बच्ची है, उसके मुंह पे एक बच्ची ने थूक दिया, एक मासूम बच्ची ने, दोनों मासूम है, लेकिन उस बच्ची को कुछ इस तरह से बताया गया था कि उसने जी नफरत के बीज बोए। हाँ, तो ये भाई जहर आप एक बार बोते हो और जहर बोने के बाद उसकी फसल तो अपने आप उगती चली जाती है। देखिए 2014 से पहले हिंदुस्तान में प्रेम की फसल बोई गई थी, सद्भाव की बोई गई थी, आपसी भाईचारे की बोई गई थी, और उसी की वजह से विदेशों में भारत ने इतना नाम किया। आज अरब कंट्री में हिंदुस्तान का बहुत आदमी काम करता है और जाहिर है कि उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो हिंदू है, और वहाँ पे
कोई भी हिंदू मुसलमान की बात नहीं होती है। लेकिन अब वहां पे जो एम्प्लॉयर हैं वो ये पूछने लगे हैं कि भाई आजकल आपके यहाँ क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान इतना ज़्यादा क्यों होने लगा है। तो बीजेपी के पास आज की तारीख में हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन ये हिंदू मुसलमान कब तक? आज अमेरिका के अंदर जाके निर्मला सीतारमण को, जो वित्त मंत्री हैं, जिन्हें बात करना चाहिए थी कि हमारी इकॉनमी बढ़ रही है, हमारे यहाँ व्यापार करिए, उन्हें ये बताना पड़ रहा है कि नहीं हमारे यहाँ मुसलमान अच्छी हालत में है। और वो वहाँ पे निमंत्रित कर रही हैं प्रेस को, बुद्धिजीवियों को, लेखकों को कि आप आइए इंडिया, मैं आपकी मेज़बानी करूँगी और आप आके देखिए। मगर वो आके क्या देखेंगे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच बहुत ख़तरनाक स्थिति तक पहुँच गई है। हम रोज़ देख रहे हैं टीवी में, रोज़ देख रहे हैं वीडियो जो आ रहे हैं उनको, रोज़ देख रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज क्या आ रहे हैं कि किस तरह से सिवाय हिंदू मुसलमान के कोई बात नहीं कर रहे। मंत्री कहता है गोली मारो जी, ये उनकी भाषा है। उसी छत्तीसगढ़ की जो हम बात कर रहे थे, जहाँ चुनाव भी होने वाले हैं, वहाँ एक कालीचरण महाराज जाके महात्मा गांधी को गाली दे के आते हैं और उनका इंदौर में जुलूस निकाला जाता है, स्वागत किया जाता है। तो ये जो राजनीति है, इसको होना चाहिए विकास की राजनीति, इसको होना चाहिए एजुकेशन की राजनीति, इसको होना चाहिए कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं कैसे मिल सके, और सबसे बड़ी बात कि हिंदुस्तान का नाम दुनिया में कैसे ऊंचा हो सके। हम विश्वगुरु तो अपने आप को बोल देते हैं, भाई विश्वगुरु बनने के लिए एक सबसे अहम शर्त है कि हम जो है अपने घर में तो शांति पैदा करें सबसे पहले। और यही राहुल गांधी ने बोला है कि लड़ाई भाई साहब विचारधारा की है। सारी संस्थाएं जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल संस्थाएं हैं, उन पर आपने कब्जा जमा लिया है और उसके बाद आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करके पूरे देश को दुनिया में बदनाम कर रहे हैं। दुनिया में आपका कोई नाम नहीं हो रहा। आप कहते हैं कि विदेशों में बात नहीं करो, बहुत अच्छी बातें नहीं करो, मगर निर्मला सीतारमण जी आप ये बता दीजिए कि आपको विदेशों में भारत की बात, भारत के मुसलमानों की बात क्यों करना पड़ रही है? और तुलना किससे? पाकिस्तान से। कोई बेंचमार्क है पाकिस्तान? जिस पाकिस्तान को इंदिरा गांधी ने 2 टुकड़े कर दिए थे अमेरिका के, पाकिस्तान के समर्थन के बावजूद जी, जिस पाकिस्तान में मनमोहन सिंह 10 साल प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार भी नहीं गए थे, जहां नवाज शरीफ से मिलने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी चले गए थे बिना किसी सूचना के और बिना किसी उसके, अपने शपथ ग्रहण में उनको बुला लिया था। वो बेंचमार्क कभी कांग्रेस के लिए, यूपीए के लिए नहीं रहा, कभी वो हमारा मानक नहीं रहा कि हम उससे तुलना करें कि वहां क्या है, हम ऐसे हैं। अरे हम तुलना करते रहे अमेरिका से, हम तुलना करते रहे ब्रिटेन से, हम तुलना करते रहे यूरोप से, दुनिया के विकसित राष्ट्रों से हम अपनी तुलना करते रहे हैं और उसी हिसाब से हमने अपने IIT बनाए थे। और देखिए आज हमारा जो इंजीनियर है वो दुनिया के इंजीनियरों में अव्वल दर्जे पे है। कोई भी इंजीनियर जो हिंदुस्तान से जाता है, सबके बच्चे होंगे, रिश्तेदार होंगे, सब होंगे, कोई फ़ोन करके पूछ ले उनसे कि बताओ बेटा या बेटी, कहीं कोई दूसरे देश का इंजीनियर, अमेरिका का, फ्रांस का, जर्मनी का, कोई तुमसे कोई ज़्यादा काबिल है क्या? बच्चे कहेंगे नो डैडी, नो ममा, कोई नहीं है, सब हमारे बराबर हैं। कई बार हम ही होते हैं। जी, कोई डॉक्टर के बारे में पूछ लीजिए, जो डॉक्टर हमारे यहाँ से गए हुए हैं, कि क्या उनके डॉक्टर हमारे डॉक्टर ज़्यादा काबिल हैं? कोई आप जो IIM करके गए हुए हैं, जो आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछ लीजिए आप। तो ये सब पढ़ाई लिखाई हम ही ने करवाई थी, नेहरू जी के टाइम में, इंदिरा जी के टाइम में, राजीव गांधी के टाइम में। तो आज उस हिंदुस्तान का नाम आप कहाँ ले जा रहे हो? तो राजीव जी ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है जो राहुल गांधी ने कही है, ये विचारधारा की लड़ाई है और इस विचारधारा की लड़ाई में हमको ये साबित करना है कि हम सच्चाई के साथ, प्रेम के साथ और देश की एकता के साथ हैं। जी बिल्कुल, सच्चाई और सबसे बड़ी चीज़ की विचारधारा की लड़ाई है जो राहुल गांधी कह रहे हैं। और राहुल गांधी, नीतीश कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, तेजस्वी यादव, इन सब की आज मीटिंग हुई और उस मीटिंग में विपक्षी एकता की डोर जो है वो कितनी मजबूत हो, इस पर चर्चा हुई। और नीतीश कुमार आश्वस्त हैं और कह रहे हैं कि अभी देखिए कि बहुत सारी पार्टियां हमारे साथ आएंगी। इसका मतलब है कि अगर नीतीश कुमार कह रहे हैं तो बात में कहीं ना कहीं दम है। आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास, आपसे समझना चाहता हूं क्या नीतीश कुमार का ये कदम वो 2019 वाला कदम तो नहीं होगा? 2019 के, और बहुत लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अरे चुनाव से पहले तो बहुत ऐसे ऐसे वादे करते हैं, बहुत ऐसी सी बातें करते हैं, बहुत बड़े बड़े मंच सजते हैं और उसके बाद वहाँ पर हम देखते हैं कि जब चुनाव की बारी आती है, लड़ने की बारी आती है तो सब अलग अलग हो जाते हैं, बिछड़े सभी बारी बारी।
वैसा ही होगा या कुछ इस बार कुछ और होने वाला है? राजीव जी, मुझे लगता है कि 2019 और 2024 में बहुत बड़ा अंतर है। 2019 में जो हुआ वो 2024 में किसी हाल में संभव नहीं है। 2019 में देश के सामने इस तरीके की परिस्थितियां कम से कम नहीं थी जो आज परिस्थितियां पैदा हो रही हैं। हालांकि शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन वो धीरे धीरे शुरुआत हुई थी और एजेंडा जो था वो खुल नहीं आया था 2019 तक कि भारतीय जनता पार्टी का असली एजेंडा है क्या। हालांकि कुछ एक उसके सांसद जो थे वो उस समय भी घोषणा करते रहते थे कि 2019 में अगर लौट के आएंगे मोदी जी तो 2024 के बाद जो 19 के बाद चुनाव नहीं होगा और क्या क्या सब बातें करते रहते थे। लेकिन वो जो था वो फ्रिंज एलिमेंट समझ के उनकी बातों को टाल दिया जाता था। आज जो परिस्थितियां हैं, आज ये किसी को कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि 2024 के बाद अगर भारतीय जनता पार्टी लौट के आती तो देश के अंदर क्या होगा। इसको विपक्षी दल भी समझ रहे हैं, इसको देश की जनता भी समझ रही है और जो भी समझदार लोग हैं वो सब समझ रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी 2024 में लौट के आती है तो इस देश के अंदर क्या होगा। जो मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, तो ये मात्र हंता लोग जो है ये क्या करेंगे इस डेमोक्रेसी के साथ, ये भी जो जनता आप समझ रही है सब चीजें। तो मुझे लगता है कि विपक्षी दलों के सामने भी अब स्थिति स्पष्ट है कि अगर अपनी मां को बचाना है तो एकजुट होना पड़ेगा इन मात्र हंता लोगों के खिलाफ, जिन्होंने आजादी के आंदोलन के दौरान कभी भी वंदे मातरम नहीं गाया, जिन्होंने कभी भारत माता की जय नहीं बोला, तो उनके खिलाफ जो है अब लड़ने की आवश्यकता है। मुझे लगता है विपक्ष को भी ये बात अच्छी तरीके से अब समझ में आ रही है। और राहुल गांधी इस बीच जो कह रहे राजीव जी की विचारधारा की लड़ाई है, मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर विचारधारा की लड़ाई है। हम लोग भी लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि कोई भी मोर्चा जो बनेगा वो इसलिए नहीं बनेगा कि मोदी जी को सत्ता से हटाना है या भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से हटाना है। ये सिर्फ सत्ता हस्तांतरण या सत्ता बदलने का मामला नहीं है। आज सत्ता पहले बदलती रही है, आज वास्तव में इस देश के अंदर जो है इस देश को बचाने और डेमोक्रेसी को बचाने की लड़ाई है। तो इसलिए आज जो भी गठबंधन होगा, जो भी रणनीति बनेगी, वो इस देश को बचाने के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए होगी। वो किसी को सत्ता से हटाने या सत्ता में लाने के लिए नहीं होगी। और इसलिए आज जब पत्रकार ने बाबा सवाल पूछा कि कौन लीड करेगा, तो नीतीश जी ने भी हाथ जोड़ लिए, राहुल जी ने भी हाथ जोड़ लिए। तो भाई मसला ये है ही नहीं कि कौन लीड करेगा, मसला ये है कि किस तरीके से इस देश के अंदर जो है डेमोक्रेसी बची रहे और किस तरीके से ये देश बचा रहे। मसला ये है असली। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो है 19 की तुलना कर रहे हैं वो शायद थोड़ी नादानी कर रहे हैं या जानबूझ के जो करना चाहते हैं कि 2019 की बात को जाया जाए। 2019 की बहुत सारी अलग अलग चीजें थी। तो आज जो मुझे लगता है वो परिस्थितियां दूसरी और आज जिस तरीके से ये बैठक हुई है, हालांकि नीतीश कुमार पहले भी बातें करते रहे हैं विपक्षी एकता की और वो जनता परिवार को इकट्ठा करने की भी बातें करते रहे थे। और मुझे लगता है कि जिस समय पहले एक बार बात हुई थी जनता परिवार इकट्ठा होगा, उस 8 दल जो थे वो इकट्ठा हुए थे और उसके बाद मुलायम सिंह यादव जो थे उन्होंने जो था वो तंगड़ी मार दी थी जनता परिवार के एकजुट होने में। अगर उसी समय ये जनता परिवार एकजुट हो गया होता तो आज देश के सामने परिस्थितियां नहीं होती। तब मुलायम सिंह इस समय नहीं है, लेकिन जो है वो गुनाह जो मुलायम सिंह यादव ने उस समय किया वो गुनाह याद रखा जाएगा। तो अब उस गुनाह से तौबा करने की बारी जो है समाजवादियों के सामने, मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जो है उस गुनाह से तौबा करने की तैयारी जो समाजवादियों से कराने की शुरू कर रहे हैं कि अब भी एकजुट हो जाओ। अगर देश नहीं बचेगा तो इन समाजवादियों को भी देश जो है माफ नहीं करेगा। तो नीतीश कुमार जो जिस तरीके से एकजुट करने की तैयारी करते हैं, मुझे लगता है राजीव जी कि ये शायद अब ईमानदार पहल जो है वास्तव में हो रही है। सवाल में फिर वही कहूंगा कि इस समय जो है वो मसला जो है वो कोई विपक्षी एकता का नहीं है, मसला कोई जो है किसी को प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है, मसला किसी को प्रधानमंत्री पद से हटाने का नहीं है, किसी सरकार को बदलने का नहीं है। मसला वास्तव में आज जो इस डेमोक्रेसी को, इस देश को बचाने का है। तो इसलिए जो लोग आज आजादी के, जिनके पैसे भी हो सकता है, जैसे स्वामी जी ने कहा कि हो सकता है बहुत से लोग आजादी की वजह से पैसे लगे हो और ये सब चलता है इस देश के अंदर, विपक्षी दलों के भी बहुत से लोगों के हो सकता है पैसे लगे हो। लेकिन आज सबसे बड़ा मसला जो है वो पैसा बाद में आएगा। अगर देश बचेगा और डेमोक्रेसी बचेगी तो पैसे भी वसूल हो जाएंगे, वरना पैसे भी जाएंगे और देश भी जाएगा और राजनीतिक दल भी जाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट बात, पहले देश बचेगा, ये सबसे बड़ी बात है कि देश बचाने, और यही बात तो विपक्षी एकता को अपनी तरफ खींच रही है और इस एकता को मजबूत करते हुए दिखाई दे रही है। जब राहुल गांधी भी कहते हैं कि नहीं, ये विचारधारा की लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई, और विचारधारा की लड़ाई के बीच में ही कुछ ऐसे विचारधारा की बात भी होती है। और कहते हैं कि राहुल गांधी कहते हैं कि मैं सावरकर नहीं हूं, तो वहां विचारधारा की लड़ाई सामने आ जाती है। जरा आना चाहता हूं मीनू जी, देखिए ये बात भी बार बार सत्ता पक्ष की तरफ से उठाई जा रही है कि
उद्धव ठाकरे जी, आपकी विचारधारा में सावरकर साहब जो हैं वो काफी ऊपर हैं। आपकी सियासी रणनीति जो है उसमें भी सावरकर साहब बहुत ऊपर हैं, लेकिन राहुल गांधी का जब भी नाम आता है तो उससे पहले आता है कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैं सावरकर नहीं हूं। तो ये जो कह रहे थे अमलेंदु उपाध्याय जी की विचारधारा की लड़ाई, इसमें आप कहाँ, अगर क्या ये आप पाती हैं कि ये एक रोड़ा हो सकता है? ऐसे अलग अलग विचारधाराओं के लोग अगर एक मंच पे आते हैं, या इनकी विचारधारा में आज की तारीख में इनकी स्ट्रेटेजी, विचारधारा को किनारे कर लें तो इनकी स्ट्रेटेजी में आज की तारीख में सिर्फ यही है कि किसी भी तरह से 2024 का चुनाव बीजेपी को, मोदी जी को जीतने नहीं देना है। यहाँ से हम देखें या विचारधारा को पैरेलली चलने दें, जिसमें लेफ्ट विंग भी इनके साथ है, तो लेफ्ट विंग की विचारधारा अलग है, और शिवसेना उद्धव ठाकरे ग्रुप की विचारधारा अलग है। ऐसे बहुत लोग हैं। अगर देखा जाए तो बहुत एक बारीक सी लकीर है, जिसमें अगर केजरीवाल साथ आते हैं तो उनकी विचारधारा भी बहुत करीब है, संघ की विचारधारा से बीजेपी की विचारधारा के करीब है। तो इन सब को कैसे पाया जाएगा? क्योंकि अभी ये मैं स्पेशली कोट कर रहा हूँ दो पार्टियों को, एक शिवसेना को और दूसरा केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, और केजरीवाल की आम आदमी पार्टी के साथ अभी मीटिंग इन लोगों की चल रही है, नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, इसलिए भी। जी राजीव जी, जो आपने शुरू से ही आप विचारधारा की लड़ाई की बात आज की थीम है आपके शो की, तो देखिए विचारधारा की जो लड़ाई है, असल में जो इस वक्त जिस लड़ाई का साक्षी बन रहा है वो इस हिंदुत्व, राजनीतिक हिंदुत्व वर्सेस सर्व समावेशी, उसमें अन्य पार्टियां लाइक माइंडेड, जिनको सेक्युलर, ऑल इंक्लूसिव, लिबरल, उन पार्टीज की एक आपस में संघर्ष चल रहा है। अब इसमें जितनी भी पार्टियां जिनके बारे में विपक्षी एकता की जो बात की जा रही है, उसमें आप सिरे से लगा लीजिए, जितनी भी पार्टियों की हम मानते हैं कि वो अल्टीमेटली एक हो जाएंगी, उसमें आरजेडी है, जेडीयू है, जेडीएस है, आपका कांग्रेस तो है ही, आपका ये केसीआर है, आपका ये नीचे आ जाइए डीएमके है, नीचे आप सीपीआईएम आ जाइए, आप जगन रेड्डी का मैं कह नहीं सकती हूँ, हालांकि वो हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं है, लेकिन उनका क्योंकि झुकाव मोदी की तरफ है और कांग्रेस से नाराजगी है, तो उनको देखिए वो सब के सब कोई भी राजनीतिक हिंदुत्व की पैरोकार नहीं है पार्टीज। जिन पार्टीज के बारे में कहा जाता है कि उनकी विपक्षी एकता, मतलब विपक्षी एकता का मतलब उन्हीं पार्टियों की एकता माना जाता है, उसमें एक केवल जो उद्धव ठाकरे की पार्टी है वो एक हिंदुत्व के एक जो है उसको प्रतिनिधित्व करती है, लेकिन जो शिवसेना का हिंदुत्व है और जो बीजेपी का हिंदुत्व है उसमें एक बारीक सा अंतर भी है। देखिए ये मैं मानती हूं कि वो जो शिवसेना का जो नेतृत्व है या शिवसेना की जो आइडियोलॉजी है वो एक स्थानीयता का ज्यादा पुट है, उसमें हिंदुत्व के साथ स्थानीयता का ज्यादा पुट है। डेफिनेटली उन्होंने भी इनिशियल स्टेज में नफरत की राजनीति की, पहले वो दक्षिण भारतीयों के साथ नफरत की राजनीति चलती रही महाराष्ट्र में, उसके बाद उन्होंने स्विच ओवर किया और वो मुस्लिम, एंटी मुस्लिम, उसके बाद वो फिर स्विच ओवर किया, फिर वो एंटी नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारतीयों के खिलाफ वो चल गई। लेकिन उसके बावजूद भी वहां पे मुसलमानों को लेके लिंचिंग जैसा शब्द या गौकशी को लेके हत्या या कोई इस तरह की जो चीजें, जो उग्र हिंदुत्व, हिंसक हिंदुत्व जो है वो उन्होंने जो अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस तरह की हिंसा देखने में नहीं आई। वर्बल चलता रहा, शाब्दिक हिंसा चलती रही, लेकिन इस तरीके की किसी को मार मार के पीट के उसकी जान ही ले ली, वो ऐसा उन्होंने नहीं किया। और शिवसेना के हिंदुत्व में अन्य जातियां जो जिस पिछड़ी जातियों की बातें होती हैं वो भी इंक्लूसिव रही, उसमें वो भी इंक्लूडेड रही, तो एक बारीक सा उसमें एक अंतर है। अब रही बात उद्धव ठाकरे की कि भाई उद्धव ठाकरे तो साथ नहीं आएंगे अगर सावरकर को आप मुद्दा बना के रखेंगे। देखिए मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूं, मैं किसी ना में कोई विपक्षी एकता में किसी तरह के सूत्रधार की भूमिका में हूं, लेकिन मेरा अपना निजी विचार है। देखिए उद्धव ठाकरे को उतना, जिसको कहते हैं कि
हांगा वर्ड, मतलब उतना सावरकर को लेके उतनी एरोगेंस दिखानी चाहिए जितनी उनके लिए जरूरी है। देखिए, इस वक्त उद्धव ठाकरे खुद अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी उसमें क्या होगा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन एक लड़ाई तो है ना। तो उसमें आप एक डिमांड करने वाला, आपकी जो डिमांड है वो ऐसा नहीं है कि वो सॉलिड तौर पे मानी ही जाएगी, उनको थोड़ा सा ब्लंट करना पड़ेगा। और देखिए, जो सावरकर की विचारधारा है, अल्टीमेटली वही विचारधारा आगे जाके मुस्लिम लीग और सावरकर विभाजन का कारण बनी दोनों। तो उस विचारधारा को आप राहुल गांधी को ये कह के डिस्कार्ड नहीं कर सकते, या इसलिए सावरकर की विचारधारा के बारे में चुप नहीं लगा सकते कि राहुल गांधी कह रहे हैं। अरे भाई, राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो सच बात कह रहे हैं। आप कहते हैं कि राजनीतिक जो चालाकी है, राजनीतिक जो समझदारी है, ये कहिए, वो ये कहती है कि भाई थोड़ा सा चुप लगा जाए, थोड़ा सा राहुल गांधी चुप लगा जाए, थोड़ा उद्धव ठाकरे चुप लगा जाए, लेकिन वो दोनों नहीं है। अब इसमें जो अब नीतीश कुमार जो अगर जैसा की सूत्रधार की भूमिका करते हैं, तो अब वो सूत्रधार के रूप वो मनाएंगे, राहुल को कैसे मनाते हैं और वो उद्धव ठाकरे को कैसे मनाते हैं। तो हिसाब से तो उद्धव ठाकरे एक बहुत बड़ी बाधा बनेंगे तो अलग कर दिए जाएंगे। अभी लोकल तौर पे मुंबई तक ज्यादा सीमित है उनका, या कोंकण बेल्ट में इतना। मीनू जी, आपका थोड़ा नेटवर्क डाउन है, इसलिए रोक रहा हूं आपको। हमारे साथ जुड़ गए हैं अजय शुक्ला जी। अजय जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और अजय जी, सीधे आपके पास ही आना चाहता हूं और सवाल बिल्कुल आप समझ चुके होंगे। आज राहुल गांधी को मिल गया है नीतीश कुमार का साथ, और नीतीश कुमार का साथ ऐसा मिला है कि बिल्कुल गलबहियां करते हुए दिखाई दिए यहाँ कांग्रेस के नेता, और साथ में बिहार से जो आए हुए दोनों सीएम और डिप्टी सीएम, और बहुत सारी बातें अंदर खाने हुई हैं। लेकिन साथ साथ यहाँ सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी बात ये कि क्या एक रोड मैप अब तैयार हो चुका है 2024 का, जिसे विपक्ष जो है वो अब बहुत उम्मीद के साथ आगे बढ़ेगा कि 2024 जो है वो हमारे खाते में, हमारे पाले में होगा, न कि बीजेपी के खाते में, ऐसा माना जाए आज की तारीख में। क्योंकि बहुत ही उत्साहित और बहुत पॉजिटिव जेस्चर के साथ नजर आ रहे थे ये चारों नेता में बता दूं, नीतीश कुमार और साथ में डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, और इधर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो बात कही है उसमें सबसे बड़ी बात वहां विचारधारा की लड़ाई वाली बात उन्होंने कही है कि ये देश के लोकतंत्र की बात है, देश के विचारधारा, और हम सब एक विचारधारा के लोग एक साथ एक मंच पे आएंगे। आज खुलकर राहुल गांधी भी कह रहे थे। जरा आप अपना इस पे आपकी प्रतिक्रिया क्या है और आप किस रूप में इसको विश्लेषित करते हैं, जरा बताइए। मैं इसको एक बहुत अच्छा के रूप में देखता हूं, और एक शब्द पे मैं केंद्रित करूंगा। राहुल गांधी ने कहा बड़ी ऐतिहासिक उसको, तो राहुल गांधी कोई शब्द बड़ा आसानी से कुछ बोलते नहीं, और यदि बोल देते हैं सबको जानता है तो वो डिगते नहीं। तो इसका मतलब है बहुत गंभीर चर्चा हुई है। और जैसा मुझे सोर्सेस से मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी बहुत सारे लोगों से नहीं बात करना चाहती थी, तो उस स्थिति में अब नीतीश कुमार को यह शायद जिम्मा दिया गया है कि वो कोऑर्डिनेटर का, संयोजक की भूमिका में नजर आए, और वो सारे जो है माला की उसको पिरोए मोतियों को, और उनको किस तरीके से करके तैयार करना है, किस तरीके से 2024 के इलेक्शन के लिए पूरा तैयार करके और आना है सामने। क्योंकि 2024 का चुनाव बहुत से कारणों से महत्वपूर्ण है। आज संविधान की जिस तरीके से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, जांच एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, सबको अपने काबू में ले लिया गया है, ये सारे विषय हैं और इनसे तमाम विपक्षी दल प्रभावित भी हैं। और एक बड़ी ईमानदारी की बात है, इसमें सबसे कम यदि कोई प्रभावित है तो वो नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी पर कोई बहुत इससे असर नहीं है, इसलिए वो ये कहने की भी स्थिति में है कि साहब हम नहीं है परेशान, हम आपके लिए करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसे बचाया जाए। तो ये एक बड़ी चीज है, और इस दृष्टिकोण से एक अच्छी चीज मिली है, और मुझे लगता है नीतीश कुमार की मान्यता भी लगभग दलों में एक अच्छी है, स्वीकार्यता है,
और उनकी स्वीकार्यता का भी लाभ मिलेगा, उनके एक सीनियर होने का लाभ मिलने तय है। और उसके अलावा बाकी रही बात जो दल नहीं आएंगे, लेकिन कोशिश होगी और एक अच्छी कोशिश होती है तो निश्चित रूप से होगा। और मुझे जो जानकारी है उसके मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने इस बात के लिए है कि आप जो फैसले लेंगे हम उसमें आपके साथ मान रहे हैं, कहीं सैद्धांतिक वो होगा तो हम लोग चर्चा कर लेंगे, लेकिन सामान्य तौर पे आपका डिसीजन मान लेंगे। तो ये एक बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी कमान दी गई है कि नीतीश कुमार एक पूरा संयोजन करें और उसके बाद में एक बड़ी लड़ाई लड़ी जाए। तो यह, और नीतीश कुमार बार बार कहते ही रहे हैं कि बगैर कांग्रेस के कोई चीज पूरी नहीं हो सकती है और वो कांग्रेस को बड़ा भाई भी मानने को तैयार है। तो यह भी एक अच्छी चीज है कि उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। वो ये भी कह देते हैं कि मैं मंत्री पद का कैंडिडेट नहीं हूं। तो ये सारी बातें यदि आप क्लब करेंगे तो पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो एक बड़ी बात कहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को लेकर के कह भी दिया है कि आज पद को लेके कोई विवाद ही नहीं, पहले हम सब मिल के चुनाव लड़े और फिर जो भी जीत के आएंगे फिर बैठ के फैसला हो जाएगा। तो क्यों संकट का वो दौड़ लें और क्या करें। तो बिल्कुल सही है, ये होता है तो एक अच्छा मुझे लगता है नतीजा निकलेगा और ये एक बेहतर स्थिति में आएगा। और ये लोकतंत्र के दृष्टिकोण से, विपक्षी एकता के दृष्टिकोण से और देश के लिए निश्चित रूप से भला होगा। नहीं तो हिंदू मुस्लिम और ये सारी नफरत के खेल चलेंगे, परिवारवाद के खेल चलेंगे। आप देखिए कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी ने जो लिस्ट जारी की है उसमें परिवारवाद भी है, उसमें नफरत भी है। लिंचर्स को जो मॉब लिंचिंग करते रहे उन लोगों को टिकट दी गई है, उडुपी से टिकट दी गई है। आप देखिए के अलावा और बहुत सारी चीजें। तो आप किस बात की बात करते थे, परिवारवाद आप ही कर रहे हो, आप नफरत फैलाने वालों को आप ही कर रहे हो। उनके पास में पहले से ही तेजस्वी सूर्या जैसे तमाम सारे नफरती लोग मौजूद हैं। तो ये सारी चीजें दर्शाती हैं कि आप सिर्फ नफरत के बूते सत्ता हासिल करना चाहते हो, झूठ बोल के हासिल करना चाहते हो। आज भी एक घटना हुई जब राजस्थान के लिए जो वंदे भारत ट्रेन का वो शुभारंभ करा रहे थे, उस समय भी उन्होंने तमाम विपक्षी और खुद भारतीय जनता पार्टी सरकार में और दूसरी सरकारों में जो रेल मंत्री रहे हैं उनको लेकर के सबको उन्होंने कह दिया 2014 पहले जितने रेल मंत्री थे वो सब अपने लिए करते थे, अपनी राजनीति के लिए करते थे, उसके लिए करते थे। बस नरेंद्र मोदी ही करते हैं देश के लिए। तो यह एक अपने आप में विडंबना है कि हम अपने अलावा और किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये सारी चीजें आती हैं कि ये व्यक्ति के घमंड को और दूसरी चीजों को दर्शाता है। जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के शासनकाल में और उनकी जहां जहां भाजपा की सरकारें हैं, जो सार्वजनिक शिक्षा है, सरकारी शिक्षा की व्यवस्था है, वो पूरी तरह से बर्बाद हुई है। और पूरी तरीके से जैसे मैं जान रहा था कि जिस तरीके से गुजरात मॉडल की बात करते हैं, गुजरात में तो शिक्षा बिल्कुल चौपट कर दी गई है। वहां पर सिर्फ जो है निजी और पैसे का खेल है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो ये हालात पैदा हो गए, वो कारोबारी माहौल भी नहीं बन पा रहा है, लोग डर के दूसरे देशों से कारोबार करने की स्थिति में। और उसके बाद आप कर्नाटक में जाके नंदिनी पे कब्जा करवाने की कोशिश करते हैं अमूल के जरिए। तो ये सारी चीजें अब पूरे उसमें आ रही हैं। तो ये सबको समझ में आ रही है कि ये अपने अस्तित्व को बचाना है, अपनी भाषा को बचाना है, धर्म जाति और इनकी सहिष्णुता को बचाना है, सद्भाव को बचाना है और देश संविधान को बचाना है, सीमाओं को बचाना है। तो इनसे दूरी बनानी पड़ेगी और इनसे दूरी के लिए जरूरत है कि एक सशक्त विपक्ष हो। और सशक्त विपक्ष के लिए जरूरी था जो उसकी आज रख दी गई और शुरुआत हो गई। तो ये एक अच्छी शुरुआत के जी, ये एक अच्छी शुरुआत है कह रहे हैं अजय जी। और अच्छी शुरुआत के साथ साथ जरा आना चाहता हूं फिर से प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास। स्वामी जी, शुरुआत विपक्ष की तरफ से अच्छी है, लेकिन इधर सत्ता पक्ष जब है और वहीं इसी देश में हम फिर से ये नफरत के बीज को, और जिसके बारे में थोड़ा सा अभी अजय शुक्ला जी कह रहे थे और उनसे पहले
शकील अख्तर जी भी उस बात को यहाँ कह रहे थे कि और सबसे बड़ा उदाहरण देते हुए शकील अख्तर जी कह रहे थे कि हमारे देश की वित्त मंत्री अभी अमेरिका गई और वहाँ पर उनसे पूछा गया इकोनॉमी के बारे में, लेकिन वो बात कर रही हैं हिंदू और मुसलमान के बारे में और तुलना कर रही हैं पाकिस्तान से। तो क्या एक एजेंडा अभी भी हम देखें कि सत्ता पक्ष हिंदू मुसलमान या विद्वेष या कहें तो सांप्रदायिकता की सीढ़ी के साथ ऊपर बढ़ने की कोशिश, फिर से कुर्सी पर बैठने की कोशिश, और दूसरी तरफ विपक्षी एकता जहां पर इस विद्वेष के खिलाफ, जहां पर इस भारत के लोकतंत्र को बचाने की मुहिम के हिसाब से और इस बात को आगे बढ़ाने की कोशिश, तो दो अलग अलग ध्रुव हैं। क्या लगता है स्वामी जी? और जिसमें एक जो है बहुत पॉपुलर एजेंडे के तहत है जो 2014 से लेकर के 2023 तक हम देखते आ रहे हैं, तो कौन कहां, अब आज जब यहां से हम आगे देखते हैं तो कहां आप पाते हैं कि क्या जो राहुल गांधी कह रहे हैं वो हावी हो सकता है, या जो होता आया है जिसमें हिंदू मुसलमान भी है वो हावी हो सकता है? देखिए राजीव जी, मेरे दिल को चोट लगती है जब कोई कहता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदूवादी पार्टी है, हिंदुत्व वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी ढोंगीवादी पार्टी है, ये मनुवादी पार्टी है। आज तक आरएसएस के प्रमुख अगर उसमें सारे ब्राह्मण न हुए होते और सारे चित्पावन ब्राह्मण न हुए होते, अगर उत्तर प्रदेश के और बिहार के भी ब्राह्मण होते और क्षत्रिय और कायस्थ और बैकवर्ड और दलित होते, तो मैं मानता ये हिंदूवादी पार्टी है, ये मनुवादी पार्टी है, ये ढोंगीवादी पार्टी है। ये जो दलितों को पेड़ों से पकड़कर पीटने वाले लोग हैं, ये हिंदुत्ववादी नहीं हैं, ये ढोंगीवादी लोग हैं। देखिए वास्तविकता में एक बहू को, जैसे मैंने पिछले भी अपने संबोधन में कहा, पिछड़ी बहू को जो गर्भवती है उसको 9 घंटे ईडी के दफ्तर में बिठवा सकते हैं। पिछड़ों की बहू को, घर की बेटी को, हमारी बेटी को, मेरे दिल को चोट पहुंचती है। वो हिंदू वोटी है। इलेक्शन के पहले आप कहते हैं सब हिंदू हैं और इलेक्शन के बाद वो पिछड़े हो जाते हैं, वो दलित हो जाते हैं, उनको पेड़ से पकड़ के पीटते हैं, उनको अपने दफ्तर में 9 घंटे बिठाते हैं। ये कौन सा हिंदूवाद है? ये कौन सा हिंदुत्व है? क्या हम हिंदुओं को पेट्रोल 60 रुपए लीटर मिल रहा है, मुसलमानों को 150 रुपए लीटर मिल रहा है? क्या हमें एलपीजी सस्ती मिल रही है, मुसलमानों को महंगी मिल रही है? केवल घृणा फैला रहे हैं आप, केवल हमारे बीच में द्वेष फैला रहे हैं। आप हिंदुओं के लिए कुछ नहीं कर रहे, आप केवल हिंदुओं को बांट रहे हैं, उनका मानसिक शोषण कर रहे हैं। मैं हिंदू हूं, मैं रामचरितमानस पढ़ता हूं, मैं हनुमान चालीसा मंगलवार को पढ़ता हूं, लेकिन मैं किसी मस्जिद के सामने जाके नहीं पढ़ता, मैं अपने मंदिर में पढ़ता हूं, अपने घर के मंदिर में पढ़ता हूं। ये ढोंगीवादी लोग हैं, ये हिंदुत्ववादी नहीं है। मैं इनको हिंदुत्व मानने से इनकार करता हूं। ये हिंदुत्व के नाम का शोषण कर रहे हैं, ये हिंदुत्व को बदनाम कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, पूरे विश्व में पूरे सनातन धर्म को बदनाम कर रहे हैं। बीवियों को नहीं छोड़ा जाता हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म जो अग्नि की साक्षी मान के 7 फेरे हम लेते हैं, मृत्यु पर्यंत अपनी बीवी के साथ हम साथ निभाने का वादा करते हैं और पत्नी हमारा साथ निभाने का वादा करती है। हम नहीं बीवी को छोड़ सकते। हम ये नहीं कहते कि महात्मा बुद्ध ने ऐसा किया था। महात्मा बुद्ध ने किया था तो सब लोग महात्मा बुद्ध नहीं बनते, और जो बीवियां छोड़ते हो महात्मा बुद्ध नहीं होते, वो दुष्ट होते हैं। बीवियों को छोड़ने वाले दुष्ट हैं। और हिंदू मुसलमान सिख ईसाई में स्वामी विवेकानंद का ये अपमान करते हैं, जो स्वामी विवेकानंद में शिकागो में कहा था। ये शंकराचार्य का अपमान करते हैं। ये शंकराचार्य को नहीं बुलाते जब जन्मभूमि का, जब वहां पे शिलान्यास करते हैं। वहां राजनीतिक लोग जाके क्यों बैठते हैं? ये केवल हिंदू धर्म का अपमान कर रहे हैं। अगर ये हिंदू धर्म का भी मान कर रहे होते तो मैं इनका समर्थन करता। ये मेरे हिंदुत्व पे, मेरे हिंदू धर्म का ये अपमान करते हैं, उसका मान मर्दन करते हैं और पूरे विश्व मेरे सनातन धर्म का अपमान करते हैं, इसलिए मैं इनका विरोध करता हूं। अगर ये हिंदुत्ववादी शक्ति होते, अगर ये हिंदुओं के लिए कुछ करते, हिंदुओं को नौकरी दिलाते, हमारे बच्चों को नौकरी दिलाते, 4 साल में उनको रिटायर करने की स्कीम न लाते, तो मैं मानता ये हिंदुत्ववादी पार्टी है। ये दुष्ट लोग हैं, ये ढोंगी लोग हैं और ये देश की मर्यादा को और देश की प्रतिष्ठा को पूरे विश्व में राजीव जी गिरा रहे हैं। मतलब कुल मिला के आप ये कह रहे हैं कि हिंदुत्व के नाम पर राजनीति करने वाली जो पार्टी है वो हिंदुत्व के नाम पे हिंदुओं का जो उत्थान करना चाहिए वो नहीं कर रही है। अगर आप हिंदुत्व के नाम पे राजनीति कर रहे हैं तो हिंदुओं का उत्थान तो कीजिए, उनका भला तो कीजिए। ना आप उनका भला कर रहे हैं और ना उनके सामने उनके बरक्स आप जो खड़ा कर रहे हैं मुसलमानों को, ना उनका भला कर रहे हैं। तो और सबसे बड़ी चीज ये है दोस्तों, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, राजनीति धर्म के आधार पर नहीं होनी चाहिए। हमारा देश और हमारे देश का संविधान जो है वो यही कहता है।
और उसके पहले पन्ने में आप पढ़िए, प्राइमल जो है उसको पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है आपको, हम भारत के लोग, हम सब भारत के लोग हैं, न कि हम वहाँ ये नहीं लिखा गया है कि हम हिंदू, हम मुसलमान, हम सिख, हम ईसाई, और अगर ऐसा कहीं है भी तो सब भाई भाई आगे लिखा रहता है। खैर, लेकिन जो आप बात कह रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ आप रख रहे हैं और पहले भी आप रखते रहे हैं, और आपकी बातों में काफ़ी दम है कि अगर आप हिंदुत्व की राजनीति भी करते हैं तो जरा उन हिंदुओं के बारे में भी सोचिए। वोट तो ले लेते हैं, उसके बाद में आप अगर दलितों को, आदिवासियों को और ऐसे लोगों को आप पीड़ा पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो अच्छी बात नहीं है। आना चाहता हूं शकील अख्तर जी आपके पास। बहुत सारी बातें हो रही हैं और बहुत यहाँ पर एक जो राजनीति किस दिशा में है, और उसमें भी बीजेपी की राजनीति की बात यहाँ कर रहे थे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, और उनसे पहले अजय जी जो बात कह रहे थे। नीतीश कुमार, क्या हम अब ये मान के चलें कि एक कोऑर्डिनेटर की भूमिका, एक समन्वयक की भूमिका जैसे अब क्या, और उसके साथ साथ क्या यूपीए 3 को बनते हुए देख रहे हैं? और यूपीए 3 की बात अगर हम करें, क्योंकि यूपीए 1, यूपीए 2 दोनों ने, मतलब यूपीए पार्ट 1 जिसमें 2004 से 2009 तक हमने देखा शासन, और लीडर रही उसकी चेयरपर्सन आज भी सोनिया गांधी हैं। यूपीए 2 भी हमने देखा जो 2014 तक का शासन, और अब 2024 से आगे हम यूपीए 3 को बनते हुए देख रहे हैं, और उसमें एक महती भूमिका, एक इंपॉर्टेंट भूमिका में हम अब आज की तारीख में नीतीश कुमार को देख रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार इस इंपॉर्टेंट भूमिका में हैं तो कितने दल हैं जो उनके साथ, बिल्कुल उनके नाम के साथ आ सकते हैं, जरा बताइए। देखिए राजीव जी, आपने जो बात करी यूपीए की, तो आज की इस बैठक में और बैठक के बाद कुछ इस पर हल्की सी चर्चा हुई है कि नाम क्या होना चाहिए, नाम क्या हो सकता है। और ये चर्चा इसीलिए हुई कि मीडिया को एक कैची नाम चाहिए होता है, कि हम मीडिया को ऐसा कौन सा नाम दें जिसके आधार पे हमारी खबर चले और जो इस बात को चलाए। तो हमें लगता है कि यूपीए नाम तो रिपीट नहीं होगा, किसी दूसरे नाम पर विचार चल रहे हैं, कोई दूसरे किस्म का गठबंधन या अलायंस आएगा, मगर हाँ वो जल्दी आएगा। दूसरी बात जो आपने कही कि नीतीश कुमार को समन्वयक बनाने की या संयोजक बनाने की, तो ये बात बिल्कुल सही है कि इस वक्त जितने भी नेता हैं विपक्ष के, उनमें नीतीश कुमार सबसे सीनियर नेता हैं, उनका बहुत अनुभव है और सारे लोग उन पर विश्वास करते हैं, तो ये रोल वो बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। और इसके साथ जो हमारे जिनके यहाँ ये मीटिंग हुई थी, कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं खुद खड़गे जी, वो भी इस काम को बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं, तो उनका पूरा सहयोग और समर्थन जो है वो नीतीश के साथ है। अब ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है कि कांग्रेस को कोई हिचकिचाहट है। जब आप जिक्र कर रहे थे कि जो सीपीआई-एमएल के सम्मेलन में शायद 2-3 महीने हो गए इस बात को, जी बिल्कुल, पटना में ये सम्मेलन, पटना में सम्मेलन था, जब नीतीश ने सबसे पहले कहा था कि अगर ऐसा हुआ, आप लोग सब साथ आ गए, तो हम जो है बीजेपी को 100 के अंदर रोक सकते हैं। तो उसके बाद आज जो ये मीटिंग हुई, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगा और इसमें कई लोगों ने कुछ थोड़ा सा मुश्किलें पैदा करने की भी कोशिश करी। किसी ने कहा कि साहब अभी ये चुनाव के बाद, विधानसभा के बाद शक्ल लेगा, किसी ने कुछ कहा, लेकिन कांग्रेस इस बात की गंभीरता को समझ चुकी थी कि अब देर करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, नुकसान ही हो सकता है, और उसने बिल्कुल सही टाइम पे इसकी शुरुआत कर दी है। तो ये जो नीतीश कुमार की पहल, आप इसको कह सकते हैं, नीतीश कुमार की जो पहल थी उसमें उन्होंने ये कहा था कि हम 100 के अंदर रोक देंगे, और दूसरी बात जो उन्होंने कही थी कि एक पे एक चुनाव लड़ना, बीजेपी के एक उम्मीदवार के खिलाफ विपक्ष का एक उम्मीदवार लड़े, और ये करीब करीब जो है 350 से लेके और 450 या 400 सीटों तक हो सकता है। 125 सीटें करीब ऐसी होंगी, या 150 सीटों का इन लोगों ने गणित निकाला है, 125-150 के करीब सीटें होंगी, जहां एक पे एक हम नहीं कर पाएंगे, जहां 2 लड़ जाएंगे विपक्ष के हमारे। फ्रेंडली मैच, हाँ फ्रेंडली मैच, वो फ्रेंडली भी हो पाएगा या नहीं कहना मुश्किल है, कि वो चुनाव जब होता है तो फ्रेंडली कभी हो पाता है, कभी नहीं हो पाता है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर 350 सीटों पे, 450 सीटों पे भी 1 to 1 आप लड़ लिए, तो ये विपक्ष की बहुत बड़ी सफलता होगी। तो इस काम को करने में जो 2-3 सीनियर नेता थे, एक तो नीतीश कुमार हैं, जो आज जिनके बारे में अब कोई शक की गुंजाइश नहीं रही,
और ये सारी बातों में अब कोई चर्चा भी नहीं कर रहा है कि नीतीश कुमार फिर से वापस कुछ अपने दूसरे पाले में चले जाएंगे। अब वो बातें करीब करीब ख़त्म हो चुकी हैं, बीजेपी भी उन्हें लेने वाली नहीं है और ख़ुद नीतीश कुमार जानते हैं कि अपनी लास्ट इनिंग खेल रहे हैं वो, और इस लास्ट इनिंग में वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं। जो वो चाहते थे, उनकी सबसे बड़ी महत्वाकांक्षा जो थी वो यही थी कि वो विपक्ष की एकता के सूत्रधार बने। अब वो किंग मेकर की भूमिका में आना चाहते हैं और किंग मेकर ही वो रहेंगे। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं, थोड़ा मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ, लोग ये भी कह रहे हैं कि वो खुद पीएम बनना चाहते हैं इसलिए ये सब कर रहे हैं। कितना दम है इसमें? पीएम तो सब बनना चाहते हैं, पीएम कौन बनना नहीं चाहता। अभी कांग्रेस के 3-4 नेताओं से आज ही बात हुई जो बड़े खुश थे इस बात को लेके, और जब उनसे बात हुई तो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये कहा कि हाँ हम भी बनना चाहते हैं, हम राजनीति में बड़े नेता हैं, वो काफ़ी बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर मौका मिलेगा तो हम भी बनना चाहते हैं। तो ये तो एक कुछ हम पत्रकारों की भी एक वो है कि हमको भी कुछ विषय चाहिए होते हैं जिनके तहत हम लोगों को कई बार खबर लिखने की मजबूरी होती है। आप जैसे संपादक शाम को कह देते हैं कि इस पर एक स्टोरी चाहिए, अब स्टोरी चाहिए तो फिर लिखना है इस पर। अभी आप अगर कहें कि पीएम के उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं तो हम अभी 400 वर्ड के भी हाल एक स्टोरी लिख के दे सकते हैं आधे घंटे के अंदर, और उसमें 5-6 नाम लिख के दे सकते हैं और सबके कारण ऐसे बताएंगे कि सारा हमारा पाठक वर्ग संतुष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये भी दमदार है, ये भी दमदार है और ये भी दमदार है। तो वो एक अलग किस्म की मुद्दा होती है। लेकिन अब नीतीश कुमार जो है वो पीएम के उम्मीदवार बनने के इच्छुक नहीं हैं, और अगर होंगे भी तो उनके साथ वो स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए स्ट्रेंथ भी एक चाहिए होती है कि पीएम का उम्मीदवार कौन होगा, तो वो एक बहस बेमानी है, हम उस विषय को भी कहना नहीं चाहते कि अब एक बात और जोड़ देता हूँ, फिर आऊँगा आगे भी। जैसे ही पीएम की बात आती है तो एक बात और आती है, तो राहुल गांधी कहाँ? तो क्या लगता है राहुल गांधी भी उस दौर में है क्या? राहुल गांधी तो बिल्कुल है। कांग्रेस की तरफ से पीएम का कोई भी अगर उम्मीदवार है तो राहुल गांधी है। लेकिन राहुल गांधी खुद को तो अपने आप को किनारे करते हैं। ये एक अलग मुद्दा है कि राहुल गांधी जिस तरह की बात कर रहे हैं, आप देखिए राहुल गांधी ने हिंदुस्तान की राजनीति को एक बड़ा पवित्र टच दिया है और जिसकी 2014 के बाद बहुत जरूरत थी। ये जो नेहरू काल की राजनीति थी, जिसे हम एक आदर्शवाद की राजनीति कहते हैं, हम उसको पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं कि नेहरू को हम एक आदर्शवादी नेता भी कहते हैं, तो ये उस तरह देश की राजनीति को ले जाने का एक अच्छा कोशिश है, इसमें कोई बुराई नहीं है। क्योंकि आज देखिए पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, पूरी दुनिया की राजनीति कुछ कुछ दक्षिणपंथ की तरफ झुकती हुई जा रही है, राइटिस्ट की तरफ झुकती हुई जा रही है, और राइटिस्ट की तरफ जाने का खतरा सबसे बड़ा ये होता है कि जो गरीब जनता है, जो मेहनतकश जनता है, उसकी समस्याएं बढ़ जाती हैं, युद्ध की आशंकाएं बढ़ जाती हैं। और जब आप प्रोग्रेसिव सोच के साथ जाते हैं, आप गरीब की और जनता की चिंता करते हुए राजनीति में जाते हैं, तो युद्ध की जो आशंका है वो कम हो जाती है। हर नेता का और हर सरकार का ये जो पहला फर्ज होता है, जो पहली उसकी प्राथमिकता होती है, वो होती है अपने देश का विकास करना, अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं को लाना, अच्छी शिक्षा देना, लोगों को नौकरी देना। और नौकरी, देखिए नौकरी भी एक बड़ी अलग किस्म की चीज़ है। नौकरी क्या होती है? आपको आपकी योग्यता के अनुसार नौकरी देना। आज इंजीनियर, आज LLB, आज B.Ed, कुछ इस तरह की डिग्रियां हैं, वो लोग छोटी छोटी नौकरियों के लिए अप्लाई करते फिर रहे हैं। और ये जो होती हैं घर घर चेन जो होती है करने की, खाने का सामान जो सप्लाई करने वाले लड़के और लड़कियां भी आजकल इस काम में करने को आ गई हैं, ये काम करते हैं। और ये जो टैक्सी चलाने का काम शुरू हुआ है, ये भी कर रहे हैं। और छोटे मोटे और भी बहुत सारे काम जो हैं योग्य लड़के लड़कियों को करना पड़ रहे हैं। ये जो है सेना की जो नौकरी अग्निवीर वाली, वो क्या है? ये भी तो वही है, 4 साल की, 4.5 साल की नौकरी। 3 साल तो लड़के अपने आप को फिजिकली फिट करने में लगा देते हैं। सुबह दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, और उसके बाद उन्हें नौकरी कितने दिन के लिए मिल रही है? तो ये नौकरी का मतलब होता है योग्यता के अनुसार नौकरी मिलना। आज हमारे यहाँ एक पत्रकार जो है वो नोएडा में फिल्म सिटी में के सामने, आज तक के दफ्तर के सामने एक पोहे का ठेला लगा के खड़ा हुआ है ना, सब लोगों को मालूम है वो बात, हमारे ख्याल में। बिल्कुल। और वो लड़का कौन है? उस लड़के ने
यहाँ से मास कम्युनिकेशन से डिग्री ली है जर्नलिज्म की, और सारे बड़े अखबारों में काम किया है उसने। जी में किया है, आज तक में किया है, नवभारत टाइम्स में किया है, और नाम हम लेना सबके अच्छे नहीं लगते, सब बड़े अखबारों में और सब बड़े जगह उसने काम किया। और कोरोना के दौरान 13 साल का एक्सपीरियंस, कोरोना के दौरान उसकी नौकरी गई, उसको निकाला, उसको वापस नहीं लिया। तो वो अगर पोहे बेचता है, लोग इसकी वाहवाही, हम इसकी वाहवाही बिल्कुल नहीं करते। उसका काम पोहे बेचना नहीं है, उसका काम है कागज़ और कलम से लिखना, या जिसे टीवी की आईडी कहते हैं वो लेके खबर निकालना, या दफ्तर में बैठ के खबर को ठीक करना, उसका काम ये है। तो योग्यता के अनुरूप नौकरी मिलना एक कल्याणकारी राज्य के लिए बहुत ज़रूरी है। नौकरी तो कोई भी मिल सकती है, कोई भी करता है अपना, जिसे कहते हैं पेट पालना। तो पेट पालने से, सिर्फ पेट पालने का ही अगर सब लोग काम करते रहेंगे तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता जी। देश वही आगे बढ़ता है जहां लोगों को अच्छी नौकरी मिले, और अच्छी नौकरी मिलने के बाद उनके काम करने के लिए और सुविधाएं बढ़े, और उनकी योग्यता का स्तर लगातार बढ़ता रहे। ये सब जो आई थी सारी चीज़ें, बहुत लंबी बात हो जाती है। शिक्षा में रहते हुए और ज़्यादा पढ़ाई करना, उसके लिए छुट्टी मिलना, विदेश जाना, सब क्यों होता था? भाई योग्यता बढ़ाने के लगातार अवसर मिलते रहना चाहिए ना हमको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आज की तारीख में तो कोई सोच ही नहीं रहा। रोज़गार नाम की तो चीज़ है ही नहीं, रोज़गार पे तो कोई बात करने को तैयार ही नहीं है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की राजनीति हो रही है, उसमें एक जाति का और वो जोड़ दिया है उन्होंने। तो जाति के आधार पे जो आज राजनीति भी हो रही है, और उसके अलावा जो बहुत सारी और समस्याएं पैदा हो रही हैं, जो हिंसा और वो सब हो रहा है, वो एक अलग प्रॉब्लम है। आप जब जाति और धर्म की राजनीति बंद कर देते हैं, तभी दुनिया में आपका नाम होता है, तभी देश विकास करता है, और तभी जो है मतलब सारी चीज़ों की तरक्की होती है। ये जो कला है, जो विज्ञान है, जो बेसिक दो चीज़ों में आप अगर बांट लो, ज़्यादा उसमें मत जाओ आप, तो ये कला और विज्ञान का विकास कब होता है? शांति काल में ही तो होता है। किसी युद्ध काल में, कभी लड़ते भिड़ते देश में या लड़ते भिड़ते साम्राज्य में कुछ चीज़ें बढ़ी हैं क्या? नहीं बढ़ी। तो ये आज की तारीख में सबसे ज़रूरी है, और उसके लिए विपक्षी एकता की इस पहल का हमेशा स्वागत करना चाहिए, ताकि विपक्ष जो है एक होके सत्ता पक्ष से इसलिए लड़ सके कि सत्ता पक्ष जो है आज कल्याणकारी राज्य की भूमिका को भूल चुका है, और सत्ता पक्ष जो है किसी भी तरह सिर्फ चुनाव जीतने के लिए ही अपनी सारी ताकत लगाए हुए है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मुख्य काम सिर्फ चुनाव जीतना नहीं होता। हम मीडिया वाले बड़ी तारीफ करते हैं, देखिए साहब बीजेपी वालों को 24 घंटे यही बात करते हैं, फलाने को भी सीखना चाहिए। नो, 24 घंटे आपका काम सिर्फ जनता की भलाई करने का होता है, चुनाव जीतना नहीं होता। कि चुनाव जीतते रहे, कैसे भी चुनाव जीत जाए, ये कोई काम नहीं होता है। चुनाव तो अब फिर वही बात है कि हिटलर ने भी जीता था ना, हिटलर कोई बिना चुनाव के तो नहीं आया था। हिटलर भी चुनाव जीत के ही आया था, और उसी के बाद में वो डिक्टेटर बना था, तानाशाह बना था, फासिस्ट बना था। पॉपुलिस्ट सरकारें ऐसे ही करती हैं शकील अख्तर जी, और दिशा जो है वो उसी साइड में हम लोग देखते हैं। आना चाहता हूं एक बार फिर से अजय शुक्ला जी आपके पास। अजय जी, एक बात यहां कह रहे थे शकील अख्तर जी, और राहुल गांधी की राजनीति, राहुल गांधी ने राजनीति को एक नई दिशा, या कहें तो पुराना जो ढर्रा था, और खासकर नेहरूवियन जो पॉलिटिक्स है उसको वो सामने लाने की कोशिश उन्होंने की है, और खासकर वो तब और सामने दिखाई दिया जब वो सड़कों पे थे कन्याकुमारी से श्रीनगर तक, जब वो यानी कश्मीर तक की यात्रा कर रहे थे। ये जो नेहरूवियन पॉलिटिक्स है, और नेहरू जी की पॉलिटिक्स अलग, इंदिरा जी की पॉलिटिक्स अलग, और आज की तारीख में मोदी जी की पॉलिटिक्स अलग। तो अगर हम 50, 60 या 75 साल पीछे की पॉलिटिक्स में जाते हैं तो राहुल गांधी बहुत करीब दिखाई देते हैं उस पॉलिटिक्स के, और आज की तारीख में जब विपक्षी एकता की बात हो रही है, और उसमें अलग अलग तस्वीरें सामने आएंगी अभी जैसे जैसे पार्टियां आएंगी सामने, तो क्या आप देखते हैं कि राहुल गांधी का जो अंदाज है पॉलिटिक्स का, वो यहां फिट होता है इन तमाम दलों के साथ? हाथ बढ़ाते हुए नीतीश कुमार तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार खुद को यहां पर सहज पाते हुए दिखते हैं। जरा आपका क्या विश्लेषण कहता है इस पे? देखिए, मैं शकील भाई की बात से पूरी तरह से सहमत हूं, और उन्होंने बहुत सही ढंग से और बहुत अच्छे ढंग से डिफाइन किया और सारी बातें बताई हैं। और निश्चित रूप से उन्होंने जो चीजें कही हैं वो बहुत अच्छे ढंग से कांग्रेस में समझते हैं, लोगों से मिलते हैं, चीजें हैं। तो रमजान का वक्त चल रहा है, कम से कम मुसलमान ऐसे वक्त में झूठ तो नहीं बोलता है।
और शकील भाई तो वैसे ही झूठ नहीं बोलते। तो चलिए, मैं इसमें एक चीज कहूंगा कि निश्चित रूप से भारत के लिए गर्व का विषय होना चाहिए कि इस नफरत के दौर में, इस तमाम सारे झूठ के दौर में, जब इतना ज्यादा सब चीजें बर्बाद हो रही हो, चीजें चल रही हो, कोई एक हिंदुस्तान के अंदर ऐसा पॉलिटिशियन है तो जो नैतिकता की बात करता है, जो सत्यता की बात करता है, जो सबको जोड़ने और सबको समाहित करने की बात करता है, सबके कल्याण की बात करता है। वो अपने मुख्यमंत्रियों से ये नहीं कहता है कि मुझे पैसा लाओ, मुझे ये लाओ, मुझे वोट लाओ। वो कहता है कि आप अपनी जनता के लिए काम करो, उनके साथ पैदल चलो, रोजाना न सही तो हफ्ते में एक दिन कोशिश करो कि कुछ किलोमीटर आप उनके साथ पैदल चलोगे, उनकी समस्याओं को समझोगे, उनको दूर करोगे, उनके लिए कैसे योजनाएं लाओगे और उसके लिए कैसे काम करोगे। और आज उसका असर है कि 3 राज्य जो कांग्रेस शासित है इस समय पूरी तरीके से, उन तीनों राज्यों में जो योजनाएं आई हैं आप देख के अचंभित होंगे, हिंदुस्तान के किसी अन्य राज्य में नहीं है। चाहे एग्रीकल्चर को लेकर के हो, चाहे कामगारों को लेकर के हो, चाहे बेरोजगारी से जूझ रहे युवाओं को लेकर के हो, महिलाओं को लेकर के हो, महंगाई और दूसरे विषयों को लेकर के हो, और सबसे बड़ी समस्या जो इस दौर में चल रही है, जब हम महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर के हो। आप देखिए कितना बड़ा क्रांतिकारी, आज ही इत्तेफाक से मंजूरी दी है वहां के राज्यपाल ने उस एक्ट को जो राजस्थान ने पास किया, राइट टू हेल्थ। ये अपने आप में एक बड़ी भारी क्रांति है और तमाम सारी क्रांतियां हुई। तो आप ये समझिए, गोबर को लेकर के जिस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने किया और उसे लोगों की आय का साधन बना दिया, अपने आप में अद्भुत है। तो ये सारी चीजें हैं कि जो आम आदमी के लिए सोचते हैं, जैसा मुझे लगता है शायद शकील भाई कह रहे थे या प्रोफेसर साहब कह रहे थे कि सरकारें जब होती हैं, जब जनता के हिसाब से सोचती हैं, करती हैं और उसको ले, तब वो सरकार कहलाती है। लेकिन जो दक्षिणपंथी सोच के दल होते हैं, लोग होते हैं, वो इनके बारे में नहीं सोचते। वो क्या कहेंगे, मंदिर बना दो, मस्जिद बना दो, गुरुद्वारा बना दो, चर्च बना दो, या जो भी बना दो धर्म स्थल, और उनके आधार पर रोटी खाने की कोशिश करते हैं, सत्ता भोगने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब जनता की जरूरतों, जनता के मुद्दे, जनता की समस्याओं और उनको लेकर के जो दल राजनीति करते हैं, तो वो समाज का भी भला करते हैं, देश का भी भला करते हैं और सबका भला करते हैं। निश्चित रूप से आज देश को इस पॉलिटिक्स की जरूरत है और राहुल गांधी से मुफीद हिंदुस्तान के अंदर आज कोई लीडर नहीं। वो प्रधानमंत्री बने न बने अलग विषय, लेकिन कम से कम उनका कद इस तरह का है कि कांग्रेस यदि सत्ता से जुड़ी हुई होगी तो बहुत सारे प्रभाव डाल सकते हैं, चीजें करवाने में सक्षम है। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नीतीश कुमार बने या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब बने या कोई और बन जाए, लेकिन यदि राहुल गांधी उसके केंद्र में होंगे उस राजनीति के, तो निश्चित रूप से देश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा, देश के युवाओं का भविष्य भी सुधरने की उम्मीद होगी और उनके लिए उस सोच का व्यक्ति होगा जो वैश्विक सोच रखता है। वो नाली से की गैस से या नाली का जो भी गैस बताते हैं निकलती है, उस गैस से चाय नहीं बनाएगा, वो बादलों से राडार को वो नहीं करेगा। तो साहब वो बताएगा कि साइंस कहां है, इकोनॉमिक्स कहां है और कहां पर कैसे सामंजस्य है, कैसे रोजगार जनरेट होगा। राजीव गांधी पढ़े लिखे काबिल थे, युवा थे, इस कारण आज हम आप इस मोबाइल और जो लैपटॉप या दूसरे सिस्टम से बैठ करके एक दूसरे से दूर दूर बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं। ये देन की उनकी सैम पेत्रोदा जो हिंदुस्तान के अंदर फादर ऑफ कंप्यूटर कहे जाते हैं, वो राजीव गांधी ही लेके आए थे, रिक्वेस्ट करके लेके आए थे और आज हम उसके बूते ये कर पा रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जो प्रचार किया वो उसी के बूते कर पाए जो राजीव गांधी लेकर के आए, उसी के बूते वो डिजिटल कैमरा चलाने की बात करते हैं। भले ही उस समय डिजिटल कैमरा जो है इजाद हुआ हो या ना हुआ हो, लेकिन मोदी साहब कहते हैं तो कम से कम उसी दौर की बात करते हैं। और
इन्हीं सारी चीजों को जब आप देखेंगे तो देखेंगे कि सारी चीजें आज जब वो वंदे भारत ट्रेन का वो कर रहे होते हैं और उसके सिस्टम के बारे में बताया जाता है कि कैसे होता है, वो टेक्नोलॉजी राजीव गांधी की देन थी। आप उसको मना नहीं कर सकते। आज उसके बूते आप खड़े हैं। तो जिन चीजों को लेके जिस भेल में और उधर बनाने की बात होती है, उसके इक्विपमेंट बनते हैं, वो कांग्रेस की शासन की देन है, जिसने वो पीएसयूज बनाए थे, जिसके बूते आप कहते हैं कि आप स्वदेशी ट्रेन बना रहे हैं। तो आप कल्पना करिए। और मैं तो कम से कम सरकारी स्कूल से पढ़ के निकला हूं, मेरे भाई निकले, मेरे पिताजी आईपीएस ऑफिसर होकर के रिटायर हुए इस बूते, क्योंकि उन्होंने उन सरकारी स्कूलों में इतनी अच्छी शिक्षा पाई थी और वो कांग्रेस की देन थे। मेरे भाई आईआईटीएन है और वो दोनों, एक भाई तो पूरे ऑल इंडिया टॉपर है आईआईटी का, और उसकी स्थिति ये है वो दोनों सरकारी इंस्टीट्यूट से निकले। तो आप इससे समझ सकते हैं कि उस स्तर के इंस्टीट्यूट्स कांग्रेस ने बनाए थे, भारतीय जनता पार्टी के समय में नहीं बने। जिस गुजरात मॉडल की आप बात करते हैं, उस गुजरात में चले जाइए, वहां के सरकारी स्कूल आधे बंद हो गए हैं कांग्रेस शासन में जो बने थे। आज वहां 32 साल से कांग्रेस शासन में नहीं है और इस 32 साल में वो स्कूल आधे से भी कम रह गए हैं। तो यह स्थिति है, खत्म किए गए और जो है वो रद्दी शिक्षा के लिए जाने जाते हैं। तो आप इन सारी बातों से समझ सकते हैं कि क्या हुआ है। 12 साल तो वहां पे भी मुख्यमंत्री रहे, उसी समय कर देते। तो और उसके अलावा गैर कांग्रेस रही, भाजपा की सरकार रही है। तो आप बताइए, पूरी भाजपा की सरकार इतने सालों से है, 3 दशक गुजर गए और उसके बाद ये हालत है। गुजरात मॉडल का मतलब भ्रष्टाचार, गुजरात मॉडल का मतलब जो जिस तरीके से एक मोनोपोली स्थापित करके कुछ लोगों को गवर्नमेंट के सपोर्ट के जरिए व्यापार कराना, यदि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार और नफरत गुजरात मॉडल है तो देश तो इससे बर्बाद होगा। कम से कम राहुल गांधी सही चीज कहते हैं, गुजरात को बदनाम मत कीजिए। गुजरात तो वो है जिसने गांधी दिए, गुजरात तो वो है जिसने पटेल दिए, जिसने पूरे देश को जोड़ा, जिसने पूरे देश को आंदोलन के लिए खड़ा किया। उत्तर प्रदेश वो नफरत वाला नहीं होता था, पंडित नेहरू जैसा व्यक्ति दिया, इसी इलाहाबाद के पैदा थे। तो आप क्या कहेंगे? तो हिंदुस्तान को बर्बाद करने का जब ठेका ले रखा हो तो ये समस्याएं आती हैं और ये तब आती हैं जब इस तरह के दल सत्ता में होते हैं। इसलिए जरूरत है कि वो लोग सत्ता में आए, उनके सहयोग से आए जिनकी सोच अच्छी है। और कम से कम आज हम भाग्यशाली हैं, हमने गांधी को नहीं देखा लेकिन हमने आज के गांधी को देखा है जिसका नाम राहुल गांधी है। हमने नेहरू को नहीं देखा क्योंकि मैं नहीं पैदा हुआ था, मैंने इंदिरा जी को देखा है, राजीव जी को देखा है लेकिन नहीं देखा था। लेकिन आज मैं गर्व करता हूं कि आज मैं नेहरू भी देख रहा हूं, गांधी भी देख रहा हूं और लाल बहादुर शास्त्री भी देख रहा हूं। एक टी शर्ट में वैसे ही जींस में अगला आदमी चला जाता है और करता है, कहीं कोई उसे वो नहीं है। तो यह हमारे देश के लिए गर्व का विषय है और ऐसा व्यक्ति लीडरशिप में है। वो भले ही भारत की संसद का दुर्भाग्य है कि ऐसे व्यक्ति को आयोग घोषित कर दे, यह इस देश की न्यायपालिका का दुर्भाग्य है कि वो ऐसे व्यक्ति को जो है सजा सुना दे जो एक सच बोल रहा था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से एक तकलीफ होती है, लेकिन फिर भी हम गर्व महसूस करते हैं कि हम उस दौर में हैं जब हम गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और जो है लाल बहादुर शास्त्री और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी का संगम देख रहे हैं, जो अडिग भी है, सशक्त भी है, जो टेक्नोलॉजी भी जानता है, जो समाजवाद को भी समझता है, जो सबको समाहित करने के लिए सबको जोड़ने का काम करता है भारत जोड़ो यात्रा के जरिए और इतना पैदल चल के, और उसके बाद में जिसका हम्बलनेस अपने आप में एक बड़ी चीज है। तो यह हमारे लिए भाग्य की बात है और ऐसी स्थिति में यदि विपक्षी एकता बनती है और कोई भी प्रधानमंत्री हो और कांग्रेस प्रभावशाली होती है तो निश्चित रूप से राहुल गांधी की बातों को सुना जाएगा और ये सुना जाएगा तो देश का कुछ ना कुछ भला होना तय, नहीं तो इस नफरत में बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता है। जी
जी जी अजय जी, बहुत सारी बातें, आईआईटी की बात कर रहे थे आप, आईआईटी, एम्स और ऐसी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस की बात होती हैं, लेकिन इस दौर में मंदिर तो बहुत भव्य बन रहा है ना, जाएंगे सब भजन करेंगे। तो चलिए इस कार्यक्रम को समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। भजन नहीं करेंगे राजीव जी भजन नहीं करेंगे। आप जाइए वहां, उसके बाहर भीख मांगने वालों की लाइन लगना शुरू हो गई। तो आप ये समझिए, क्योंकि भजन तो आप तब करेंगे जब खाए पिए सब कुछ मिलेगा। अब तो मंदिरों में पैसे लगने लगे हैं। काशी विश्वनाथ चले जाइए, 300 रुपया का दर्शन का टिकट है, तो आप कल्पना कर लीजिए। तो अब तो धर्म धंधा है, धर्म वो नहीं है। पौराणिकता खत्म हो गई, पवित्रता खत्म हो गई, अब तो धंधा बना के खड़ा कर दिया है। पैसा दीजिए, तमाशा देखिए। तो इस तरह का एक धर्म है। भगवान के दर्शन करने के पैसे दे रहे हैं तो भैया मुझे नहीं करने, आप करिए। जय हो। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारी बातें हम लोग जी मैंने कहा भगवान के खून में भी व्यापार आ गया है अजय जी। चलिए ये बातें होती रहेंगी। स्वामी जी भी कुछ जोड़ रहे हैं। जी स्वामी जी। मैं कह रहा हूँ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई है, ऐसा थोड़ी है इन्होंने कुछ नहीं बनाया है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बेहतर यूनिवर्सिटी। चलिए एक यूनिवर्सिटी तैयार है आप सबके बीच, और उस यूनिवर्सिटी को जब चाहते हैं तब उससे आपको फ़ायदा मिल जाता है, और फ़ायदा भी ऐसा कि आप कभी 99 साल की लीज पे आपको अपनी आज़ादी दिखती है, तो कभी कुछ और। इससे दुखद और क्या हो सकता है। उस यूनिवर्सिटी में बिल्कुल मत पढ़िए, गुजारिश है। तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इधर हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े रहे शकील अख्तर जी, आपको मीनू जी, आपको अजय शुक्ला जी जुड़े, आपको अजय जी और प्रोफेसर